वो ज़ाले को फीड करवाती थी, कंधे से लगाए थपथपा रही थी ताकि उसका पिया दूध हज़म हो जाए। शामिल भी सामने बेड पर लेटा हुआ था। वो दोनों कंबल से थोड़ी देर के लिए आज़ादी मिली थी, जिसमें वो खूब अपने नन्हे से हाथ पैर मारते खुश हो रहे थे। मिशी उनके पास गुमसुम सी बैठी थी। सबके चीखने की आवाज़ें उनको यहाँ तक आ रही थी। जिमल तो डर के मारे सहम सी गई थी। इतने में ज़याल दोनों कंधे ढलकाए बोझल सी चाल चलता कमरे में दाखिल हुआ। उसे देख मिशी फ़ौरन से उठ खड़ी हुई और सर पर दुपट्टा ठीक से जमाती सलाम करके बाहर निकल गई। जिमल उसे एक गौर से देख रही थी, जो सदियों का हारा हुआ शख्स लग रहा था। हार उसके चेहरे से साफ अयां हो रही थी। वो धीरे से बेड पर आता अपनी दोनों कोनियाँ जामिल और ज़ाले के दोनों तरफ में टिकाए इन पर झुका और धीरे धीरे दोनों के गाल बेहद नरमी से चूम लगा। वो दोनों भी अपने छोटे छोटे नरम रुई जैसे हाथों से अपने बाप के चेहरे को छूने लगे और साथ ही भीनी भीनी सी आवाज़ें निकालने लगे। जिमल अभी ज़याल को ही देख रही थी। जब वो खुद थोड़ा आगे होते उसकी गोद में सर रखे आँखें मोड़ दिया। जिमल भी खामोशी से उसके बालों में हाथ फेरती गई। हबी उसे खामोश देख धीरे से पड़ा। सरसरी सा जवाब आया। आप अपसेट लग रहे हैं। पामीर भाई ठीक है? उसे अब तक ये नहीं पता था कि पामीर को होश आ गया। वो तो बस चीखें ही सुन सकी थी। ठीक है, वो लहजा जैसे टूटा हुआ था। क्या हुआ बताएं? उसकी सुई फिर वहीं अटकी। वो इसकी शरीके याद थी और इसके दिल का हर हाल जानना उसका हक था और वो पूरे हक से पूछ रही थी। मैं भाई के रिश्ते में हार गया हूँ जिमल। हाँ, उसके लहजे और लफ्ज़ों के पीछे छुपा दुख जिमल को महसूस होते दिल डूब सा गया था। नहीं, किसने कहा आप किसी रिश्ते में नहीं हारते? ना मेरे अभी कभी हार सकते हैं क्या? एतमाद था। ज़याल ने चेहरा मोड़ कर उसे देखा। ये 18 साला जिमल थी। बातों से वो 28 साला औरत लग रही थी, लेकिन पामीर की नज़रों में बहुत सारी शिकायत थी। गुलाले वो अब जिमल की तरह उसे अपनी बातें बताने लगा। वो होश में आ गए? बेयकीनी से पूछा। हाँ आ गया, लेकिन मेरे होश उड़ा गया। वो जिन नज़रों से मुझे देख रहा था, मैं एक पल को डर गया। मेरा भाई मुझसे खफा हो गया। गुलाले आखिर में दुख मज़ीद गहरा हुआ। जिमल का दिल उसे यूँ देख मुट्ठी में आया। वो क्यों होंगे खफा आपसे? वो इस सवाल का जवाब जिमल को नहीं दे पाया। बहुत मुश्किल था इसका जवाब। मुझे इजाज़त दो, बाहर बहुत से काम अधूरे हैं। एकदम उसके अंदर का बीस जागा। वो इसकी गोद से सर उठाए उसे इजाज़त तलब करने लगा। जब से जिमल का ऑपरेशन हुआ था वो इसे खुद से एक पल के लिए भी दूर नहीं कर रही थी। यही वजह थी कि उसके दुश्मनों को खुली छूट मिल गई। लेकिन अब बस थी। ये तब तक जब तक पाशा भी सोया हुआ था। इन दिनों वो सिर्फ ज़याल था, लेकिन अब 20 बन चुका था। जिस अंदाज में उसने इजाज़त मांगी थी, जिमल चाहकर भी उसको मना न कर सकी। वो धीरे से इस बात में लगे जिसे देख वो आगे को होता है इसका माथा चूम गया। इसी पल उसकी नज़र जामिल पर पड़ी, जिसने नामहसूस तरीके से ज़ाले की एक छोटी उंगली पकड़ रखी थी, जिसकी वजह से ज़ाले का रेडियो धीरे धीरे ऑन होने लगा। वो रोना शुरू हो चुकी थी, लेकिन मजाल ये बदमाश उसकी उंगली छोड़ दे। कसूर इस बेचारे का भी नहीं था। ठीक से 15 दिन के भी नहीं हुए थे, इसलिए इसे भी पकड़ कर छोड़ना ही नहीं आ रहा था। ओए छोड़ो मेरी बेटी का हाथ। ज़याल ने नायत नरमी से उसके हाथ से ज़ाले की उंगली छुड़वाई। वो भी अपने नाम का एक था जामिल अफंदी। उंगली छूटते जो दाड़े मार कर वो रोना शुरू हुआ। ज़याल का तो हक्का बक्का मुँह खोले उसे देखने लगा। रुला दिया मेरे बेटे को? जिमल फ़ौरन डपटने वाले अंदाज में बोली। और जो तुम्हारा बेटा मेरी बेटी को रुला रहा था वो भी फ़ौरन अपनी प्रिंसेस के हक़ में बोला था। उसकी बात पर जिमल के होंठ फ़ौरन गोल हुए, जिन्हें ज़याल एकदम सीधा हुआ और उसके खिलाफ़ बहुत ख़तरनाक हथियार इस्तेमाल करने वाली थी, जो वो नहीं चाहता था। नहीं गुलाले नहीं। वो दोनों हाथ खड़े किए उसे रोने से बाज रख रहा था, लेकिन वो 20 की बीवी थी। आपको अब मुझसे ज़्यादा अपनी बेटी अजीज़ है। वो दोनों हाथ आँखों परखती रोना शुरू हो गई। इधर दोनों बच्चे रो रहे थे और वहाँ वो ज़याल तो पागल सा हो गया कि पहले किसको चुप करवाए, फिर कुछ सोचा। उसने आगे बढ़कर जिमल को अपने सीने से कहा, सॉरी मेरा बेबी, मेरा वो मतलब नहीं था। इन दोनों से पहले तुम मुझे अजीज़ हो। वो प्यार से उसका रुखसार से लाते बोला। पक्का? वो सूं करती रोई सी आवाज़ में बोली। जी हाँ पक्का। ठीक है, अब आप इन दोनों को चुप करवाएं। कहते वो ज़याल से अलग होती बेड पर अपनी साइड लेट गई। ज़याल फिर हक्का बक्का सा उसे देखने का। रात का पैर था, खुद वो सो चुकी थी और ज़याल और पाश अभी अपने 2 बच्चों को अपने दोनों बाजू पर लिए यहाँ वहाँ चक्कर काटता जुला रहा था। उसका दिमाग ताना बुन रहा था। अंदर छुपा 20 बुरी तरह से मचल रहा था। रात की पिछली पैर खामोशी में जिलानी विला में एक बहुत बड़ी दावत का एहतमाम किया गया था। हर जानब के अमकमे टमटमा रहे थे। उनके घर के लान को किसी दुल्हन की तरह सजाया गया था। हर जानब बड़े बड़े बिजनेसमैन और सियासतदान इस दावत में शामिल थे। वेटर्स हाथ में ट्रे पकड़े सबको अल्कोहल सरेआम सर्व कर रहे थे। डीजे अपने जोबन पर था, जिसमें से निकलने वाला म्यूज़िक ऐसा था जिस सुनकर जिस्मों में थरथराहट खुद ब खुद पैदा हो। मुल्क के मारूफ सिंगर्स को इस शाम को मज़ीद हसीन बनाने के लिए अलग से एक्स्ट्रा पैसे देकर बुलाया गया था। इस दावत पर पैसा पानी की तरह बहाया गया था और ये पार्टी सिर्फ एक के नाम थी, दीवाना नॉनली मिस्टर नौफल राम खानज़ादा, जिसकी भरपूर कोशिश के नतीजे में पाशा गैंग का बहुत ख़ास बंदा ख़त्म हो चुका था। कोई इनको होश में लाओ। ये उनके लिए एक ख्वाब जैसा था। ये ख्वाब ही था कि उन्होंने एक बंदा इसका ख़त्म कर दिया। मिस्टर नौफल मान गया। भाई मैं तुम तो मास्टर निकले। कितनी होशियारी से तुमने ख़त्म कर दिया इस पाशा के भाई को। इसके कंधे थपथपाते वो पुरजोश से बोले थे। उनकी दाद भी नौफल ने मुस्कुरा कर कबूल की, जिसके कहने पर डॉक्टर माम ने पामीर को गलत ट्रीटमेंट दिया। आज वो सबसे सिर्फ दाद वसूल करता रहा था। उसकी अपनी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहा था। अहमद के साथ भी उसके ताल्लुकात अच्छे हो गए थे। जब से जिलानी ने उसे ये बताया था कि उन्होंने नौफल को मशाइम के लिए पसंद कर रखा है, वो किसी तौर नौफल जैसे बंदे को हाथ से नहीं निकलना देना चाहते थे।
ये रात सबकी आंखों में गढ़ती खुशी से झूमते गुजरी थी, इस बात से बेखबर कि अगली सुबह इन सब पर कौन सी क़यामत आने वाली है। जिस शख्स से वो पंगा ले चुके थे वो 20 इन सब का क्या हाल करने वाला है। कमरे का दरवाज़ा खुलते अंदर नौफल को आते देख जमल की आंखें हैरत से फैली। नौफल भाई ये से पहले वो अपना लफ्ज़ पूरा करती वो आगे आता इसके मुंह पर हाथ रख के खामोश करवा चुका था। पहले भी कहा है, अब आखिरी बार कह रहा हूँ, मैं तुम्हारा भाई नहीं हूँ। उसके मुंह के करीब होते वो धीमी आवाज़ में गुराया था। जमल वहीं की वहीं सहम सी गई। एक तो वो इतने करीब था, ऊपर से उसका लहजा। जमल के डर के मारे हेज़ल आंखें भीगी। काल मी नोफ़ी, उसके मुंह पर से हाथ हटाते वो सख्त लहजे में बोले, नोफ़ी गुर्दम सब को छोड़कर ऊपर क्यों आ गई। सवालिया पूछा, नज़र उसके सरापे का तवाफ़ करनी थी। वाकई वो वक्त के साथ मज़ीद खूबसूरत होती जा रही थी और वो थी भी इस वक्त दुपट्टे से कोसों दूर, जिसकी वजह से इसकी नज़रें जमल के होशोबा सीने पर आकर जाम सी गई। दिल में अजीब सी खलबली मचने लगी। ऐसे ही कहते वो इसकी नज़रें भांप कर जल्दी से अपने दुपट्टे की जानब लपकने ही लगी थी कि उसकी नाज़ुक कलाई नौफल के मजबूत हाथ में आ गई। कहाँ जा रही हो? दुपट्टा लेने। वो घबराती हुई अपनी कलाई छुड़वाने की कोशिश करती हकला कर बोली, क्यों? मेरे सामने ऐसे आना जुर्म है। वो एक कदम उठाता मजीद उसके करीब आती शिद्दत से बोझ होते लहजे बोला, अब प्लीज़ नौफल बा। इससे पहले वो इसे बाई कहती वो ज़बरदस्ती उसके होंठों पर होंठ जमा चुका था। शिद्दत से अपने होंठों का दबाव उसके होंठों पर बढ़ाते वो जमल की सांस रोक गया। वो खुद को ज़बरदस्ती छुड़वाती उसे खुद से पीछे धकेल गई। नौफल खुद को बर वक्त संभाल नहीं पाया और सीधा पीछे रखी मेज़ से जा टकराया, जिससे टकराते उसके घुटने पे अच्छी खासी चोट आई। ये क्या हरकत थी? वो बुखलाहट के मारे अपने होंठों पर हाथ फेरती बुरी तरह से आमते हुई बोली, जबकि नौफल गुस्से के मारे लाल पीला होता तन फन करता एकदम उठा और जाते उसे बालों से दबोच गया। बताऊँ क्या हरकत थी ये? वो दबी दबी आवाज़ में धाड़ा। जमल चीख नहीं लगी थी कि वो इसके मुंह पर हाथ रखता उस चीख का गला वहीं घोंट गया। अगर ज़रा से भी आवाज़ की तो तुम्हारी माँ को बता दूंगा, समझी? और फिर वो जो तुम्हारा हाल करेंगी तुम अच्छे से जानती हो। हाँ, ये धमकी काम कर गई थी। फ़रज़ से तो वो दूर से ही खौफ खाती थी। और मैंने क्या हरकत की? रुको अभी बताता हूँ, कहते ही उसे इस तरह से बालों से पकड़ खींचते बेड पर धकेला और अपना कोट उतार कर हवा में उछालते शर्ट के बटन खोलने लगा। जमल बुरी तरह से कांपती उसे फटी फटी नज़रों से देख रही थी। इसका अंग इस वक्त लर्ज़ रहा था। वो नहीं जानती थी ये शैतान इसके साथ क्या करने वाला था। वो शर्ट उतार कर दूर फेंकती अपना बेल्ट उतारने लगा। ये मंजर देख जमल को बहुत खौफ हुआ। वो दोनों टांगें समेटती पेट से घुटने लगाए दबक कर बैठ गई। इसका बेल्ट निकल चुका था, जिसे अब वो धीरे धीरे अपने हाथ पर लपेट रहा था। ये मंजर इस बच्ची के जहन पर नक्श हो गया। वो इसकी एक कार्रवाई हैरत, डर, खौफ के जज्बे के तहत देख रही थी। वो बेड के किनारे पर बैठी घुटने पेट से लगाई बुरी तरह से हामती सर बेसाख्त तनफ़ी में हिलाती जा रही थी। अपनी माँ के तशद्दुद से सहकर वो पहले एंथ्रोफोबिया जैसी बीमारी में मुब्तला हो गई थी। वो लोगों से डरने लगी थी और जब वो डरती थी तो इसके दिल की धड़कन तेज़ हो जाती थी, पसीना आने लगता था। अब भी यही हो रहा था। वो काँप रही थी, दिल की धड़कन कान के पर्दे फाड़ रही थी। चेहरे के बाद पूरा जिस्म पसीने में शरबूर होने लगा था। वो बेल्ट का एक सिरा खुला छोड़ते उसे ज़ोर से बेड पर मार गया। बेल्ट का एक सिरा खुला छोड़े उसे ज़ोर से बेड पर मार गया, जिसके साथ जमल के मुंह से चीख बरामद होने लगी, जिससे वो फ़र्क के डर से खुद ही मुँह में दबा गई। जिस पर कप कपाट बढ़ गई थी। वो घुटनों के बल बेड पर चढ़ता उसके करीब आने लगा और इसके हाथ से नाजुक सी बाजू में उंगली गाड़ते बेड पर लिटाते खुद इसके ऊपर आ गया। इसकी नरम सांसों की तपश जमल के चेहरे को बुरी तरह से झुलसा रही थी। वो मुंह फेरती ज़बरदस्ती अपने बाजू छुड़वाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन नौफल के अंदर नहीं, वो खुद पूरे का पूरा शैतान बन गया था। बहुत मासूम बनती हो ना, अभी सारी मासूमियत ख़त्म कर दूँगा, कहते उसके चेहरे पर अपने होंठ मसल नहीं लगा था, लेकिन जमल के मसलसल खुद को छुड़ाने की कोशिश उसके आड़े आ रही थी। हिलना बंद करो वरना यहीं सांसें रोक दूँगा। वो अब सीधा दबी आवाज़ में उसके मुँह पर गुराया था। सांस तो उसके जुमले पर ही रुक गई थी। वो साकत हो गई, बिल्कुल साकत, जब नौफल शैतानी मुस्कुराता इसकी गर्दन पर झुका, जिस पर झुकते वो बुरी तरह वहाँ अपने दांत काट चुका था। जमल के मुंह से चीख निकलने ही लगी थी कि नौफल हाथ रखते वो चीख वहीं ख़त्म कर गया। आंसुओं का एक सैलाब उसकी हेज़ल आंखों से रवां हुआ। वो इसके नीचे दबी रोती से सख्ती दरिद्र दिखकर अपनी नाज़ुक गर्दन पर बर्दाश्त कर रही थी। आंखें जब के मारे बंद होती गईं कि जब उसे अपने कंधे पर इसका हाथ महसूस हुआ और वो हाथ रखते उसकी शर्ट बुरी तरह से फाड़ चुका था। जमल पटी पटी नज़रों से उसे देख रही थी, लेकिन वो देख नहीं गुरा रहा था। एक वहशी दरिंदा बनकर पल की पल वो जमल की पूरी शर्ट फाड़ चुका था। उसने तड़प कर अपने हाथों से खुद को छुपाने की कोशिश की, लेकिन वो इसके दूधिया बदन को देख अपनी आंखों में मजीद वहशत बढ़ता इस पर किसी भूखे गिद्ध की तरह चिपटा था कि जमल तड़प कर रह गई। वो सारे बदन को अपने हाथ और होंठों से महसूस करने लगा कि इसी पल दरवाज़ा खुला और बाहर से आने वाले शख्स की आंखें ये मंजर देखकर फटी की फटी रह गई थी। वहीं नौफल का रंग एकदम लट्ठे की मानत सफ़ेद पड़ा और जमल वो तो मर चुकी थी, रूह फना हो चुकी थी, वो बेजान हो चुकी थी। उसके बाद जो कि अहमद फ़ाद के घर पर टूटी, सिर्फ एक जहन, एक नन्हा सा जहन रहती दुनिया तक नहीं भूलने वाला था। सुबह की लौ फूट चुकी थी। सूर्य की रोशनी चारों सौ पहाड़ों पर बिखर चुकी थी, जिससे कश्मीर की खूबसूरती मज़ीद वाज़ा होने लगी थी। वक्फे वक्फे की बारिशों से यहाँ के पेड़ पौधे बिल्कुल साफ़ और उजले उजले रहते थे। नदियों में हर वक्त साफ़ शफाफ पानी बहता, जिसके नीचे पड़े पत्थर भी साफ दिखाई देते थे। इसी जन्नत के टुकड़े पर वो गैंग आबाद था, जिसके बंदे हाथों में बंदूकें लिए पहाड़ों पर यहाँ वहाँ पहरा दे रहे थे। उनकी ट्रेनिंग ऐसी की गई थी कि इनको कहीं से थोड़ी भी खतरे की बू आती वो चिल्ड फाड़ कर
देते जो असला इनको दिया जाता वो ख़ास बाहर से इम्पोर्ट करवाया जाता था। इनको ट्रेन करने वाला भी पाशा था, उसकी अपनी ज़िंदगी की दुनिया का बेताज बादशाह। वो बाकी बीच की तरह चुप कर नहीं रहता था, ना चुप कर कभी वार करता, ना वो सामने से मारता था, ऐलान करके मारता था और फिर किसी में हिम्मत नहीं होती थी उसके सामने आने की। उसकी दहशत जहां से निकलती धीरे धीरे पूरे एशिया में फैलती जा रही थी। जब से वो उस्मान के साथ मिला था उसका नाम पूरे एशिया में दी किंग ऑफ डायमंड के नाम से मशहूर हो गया था। इसी सूरज की किरणें खिड़की से छनक कर अंदर आती कोमल के चेहरे पर पड़ती उसकी नींद में खलल डालने लगी, जैसे किसी के मेहरबान हाथों ने वहीं रोकर अपना साया बना दिया था। वो जो धीरे से कसमसाने लगी थी फिर से गहरी नींद सो गई। आज कैसे उठ जाती? इतने वक्त बाद उसे पुरसकून नींद आई थी, किसी की आगोश में, किसी की मोहब्बत भरी पनाहों में, जिनके लिए वो तड़पती थी, रोती सी सकती थी। आज वो बाजू से खुद से अलग करने से इनकारी थे। कितनी देर वो ये मीठी नींद सोती रही, जब अचानक धमाके से गुजरा दिन याद आया। क़यामत के दिन वो डर कर एकदम उठी थी और उनको तरह तेज़ से सांस लेती यहाँ वहाँ देखती नजरें पामीर की शर्ट पर आ रुकी। उसने धीरे से सर उठाकर देखा तो वो ऐसे ही देख रहा था, क्या कुछ नहीं था उसकी आंखों में। कोमल एक पल को उसे बेयकीन से देखती रही, यकीन करती रही कि जो देख रही है वो सच है, वो ख्वाब नहीं, वो हकीकत है। वो उठ चुका है, इसका इंतज़ार ख़त्म हो चुका है। वो तब तक सोचती रही जब तक एक खूबसूरत मर्दाना आवाज़ उसकी समातों से नहीं टकराई। गुड मॉर्निंग जाने पामीर, वो मोहब्बत बदला जब बोलता इसका उठा हुआ सर चूम गया, जिस पर कोमल पुरसकून सी होती आंखें बंद कर गई। ये लम्हा ही था जिसके लिए वो इतना तड़पी थी। वो कल से कदरे बेहतर बोल रहा था, लेकिन एक हाथ के अलावा पूरा जिस्म अब तक नहीं हिला था। नींद पूरी हुई या मज़ीद सोना है? वो मोहब्बत से पूछ रहा था जब कोमल होश में वापस आती जल्दी से पीछे हुई और उठकर बालों के जूड़े में कैद करने लगी। उसके स्याह बाल सिल्की पूरी कमर तक आते थे, जिनसे उसकी खूबसूरती मज़ीद बढ़ जाती थी। वो अब इसके बालों को देख रहा था जब इसकी नज़र कोमल की गर्दन में झूलती इस चेन पर गई जो उसने रोनमाई का तोहफ़ा दिया। तो उसे याद था वो काफ़ी वक्त से ये चेन नहीं पहन रही थी, लेकिन अब वो नज़रें नहीं हटा पाया। वो उठकर दुपट्टा ठीक करने लगी जब आमीना से बाजू से पकड़ते एक झटके में खींचते खुद पर गिराया। वो कटी पतंग की तरह लहराती उसके सीने पर आ गिरी थी। वो बेहद करीब से उसके चेहरे के एक एक नक्श को निहारा था, अपनी आंखों को सैराब कर रहा था। तुम्हारी मोहब्बत पाने के लिए अगर मौत के मुंह में जाना शर्त थी तो पहले बता देती। खुशी खुशी बनने के लिए तैयार। उसके जुमला पूरा करने से पहले वो उसके मुंह पर तड़प कर हाथ रख गई। दिल एकदम मुट्ठी माया, आंखें पल में भीगी थी। वो पहले ही इन सब से नहीं निकल पाई थी और ये दुश्मन जहाँ ऐसी बातें कर करके उसे मज़ीद अजियत में मुब्तला कर रहा था। चुप, एकदम चुप, वरना अब तुमसे पहले मैं ख़त्म हो जाऊंगी। उसकी आंखें बरस ही तो पड़ी थी। पामीर देखता रह गया। वो फातेह बन चुका था, वो इसे फतह कर चुका था। इससे पहले वो कुछ और बोलता, इतने में बल्लाज दरवाज़ा खुलता अंदर आया और सामने का मंजर देखिए एकदम नज़रें फेर गया। कोमल जल्दी सीधी खड़ी होती अपना दुपट्टा ठीक करने लगी। आई एम सॉरी, वो मैं आप दोनों को नाश्ते का कहने आया था, कहते वो जाने लगा था जब पामीर की आवाज़ पर उसके कदम वहीं जम से गए। मैं और मेरी बीवी यहीं कर लेंगे। उसके लहजे में तंज या गुस्सा नहीं था, लेकिन जो था इसे महसूस करते बल्लाज ने तड़प कर मुड़ते उसे देखा था। वो पामीर का हर लहजा जानता था, लेकिन ये लहजा वो पहली बार देख रहा था। उसने वहीं खड़े व मुश्किल थूक निकला और खामोशी से बाहर निकल गया। कोमल पामीर को ही देख रही थी। मैं तुम्हें ले चलती हूँ, बाहर आओ। उसे लगा था वो उठ ना पाने की वजह से ऐसे कह गया था। अभी हाथ बढ़ाकर उसे सहारा देने लगी। कहीं नहीं जाना मुझे, ना तुम जाओगी। सुदैह से कहो यहीं ले आए ब्रेकफास्ट। कहते वो मुंह फेर गया। वो जाकर भी खुद को मिलने वाली अजियत कोमल के सामने ज़ाहिर नहीं करना चाहता था, जो अजियत उसे अपने भाइयों की जानिब से मिली थी। कोमल खामोशी से बाहर निकल गया। उसके जाते पामी ने अपनी आंख किनारे साफ किए। एक आंसू गोला सा हलक में अटका था, जिससे गले की गिल्टी उबर का मालूम हुई। न जाने कौन सा एहसास उसे अंदर अंदर खाया जा रहा था। वो खुद भी शायद नहीं समझा था, या जो समझा था इस पर यकीन नहीं करना चाहता था। कोमल जैसे ही बाहर निकली, हाल में आते उसकी नज़र सामने डाइनिंग टेबल पर पड़ी, जहाँ याकूब मीशी एक साथ बैठे थे। बल्लास उनके सामने वाली कुर्सी पर बैठा था। इसका चेहरा ऐसे था मानो अभी रो देगा, और ज़ियाल जमल के साथ दोनों बच्चों को लिए सी जाना बाहर था और आते बच्चों को वहाँ रखे बेबी कॉट में लिटा दिया। तब तक जिमल टेबल तक आ चुकी थी, जिसके लिए खुद ज़ियाल ने कुर्सी पीछे खिसकाई। उसके बैठते खुद भी वो साथ वाली कुर्सी पर बैठ गया। सब उसे देख रहे थे। आज वो सरबराही कुर्सी पर नहीं बैठा था, चेहरे पर भी बला की संजीदगी थी। अभी आपकी जगह ये है, कहते उसने सरबराही कुर्सी की जानिब इशारा किया। मैं यहीं ठीक हूँ, सादा सा लहजे में कहता वो जिमल की प्लेट में खाना डालने का। बाकी सब ने भी उसकी शुरू कर लिया, लेकिन सब बेदिली से खाने लगे। कोमल ये सब देख वापस अंदर गई, जहाँ पामीर पहलू बदल रहा था। तुम सबके साथ खाने से इनकार क्यों कर रहे हो? आते सवालिया पूछा। जवाब में पामीर खामोश रहा, नज़रें तक नहीं उठाई। मैं तुमसे मुखातब हूँ पामीर। वो फिर हंसी से बोली, क्यों खाऊँ मैं इनके साथ? कौन है वो? कौन लफ्ज़? आँख के फिर भीगी, दिल कट कर रह गया। कौन ये लफ्ज़ वो किन के लिए इस्तेमाल कर रहा था, ये तक नहीं सोचा। कोमल एक पल को दम साधे साकत से देखने की उसे बहुत बुरा धक्का लगा था। वो किस लहजे में और किन लफ्ज़ों में बात कर रहा था? भाई हैं वो तुम्हारे भाई, जिन्होंने मेरे पीछे मेरी बीवी के साथ ऐसा सलूक किया? अभी तो सिर्फ कौमा में गया था, कल को मर गया तो क्या करेंगे ये भाई? उसकी भीगी आंखें बरस पड़ी थी। वो वाकई कमज़ोर हो गया था, दिल सूखे पत्ते की तरह लर्ज रहा था। असल रंग था बूढ़ा। जब कोमल के पीछे खड़े ज़ियाल पर नज़र गई, उसे देख पामीर को अपनी रूह फना होती महसूस हुई। उसे जिमल ने भेजा था इतनी मोहब्बत से पामीर को लाने के लिए, लेकिन यहाँ आकर उसके अल्फाज कूड़े की तरह इसके दिल पर लगे थे। उसका अंदाज़ा उसे नहीं था। एक ही पल में अपना आप ज़ईफ़ लगा, कंधे कमज़ोर हो गए।
कोमल ने पामीर की नज़रों के ताक़ुब में मुड़ कर देखा और देखते ही दिल धक से रह गया। उसके पैरों से ज़मीन निकल गई थी। उसे एक ही पल में कमरे में ऑक्सीजन की कमी महसूस हुई। वह नहीं रुका था। इन लफ्ज़ों को सुनने के बाद वो लंबे डेंग भर तक डेरे से ही बाहर निकल गया। जमल उसे जाते देख आवाज़ देती रह गई, लेकिन वो रुका नहीं रुकते जिनके दिल ज़ख्मी हो जाए। पामीर को अपना आप बेजान सा महसूस हुआ। ये वो क्या कर गया था? ये वो तो मर कर भी नहीं करना चाहता था, लेकिन कर गया था। उसकी रूह जैसे फना हो गई और दिल बंद हो गया। वो पहले से ज़्यादा कमज़ोर हो गया। वो कल से इस कमरे में बंद थी जहाँ सिर्फ सामान के नाम पर एक बेड रखा था और दीवार में मौजूद रोशनदान से अंदर आती रोशनी खौफ और भूख के मारे माम की हालत बुरी होती जा रही थी। बाल बुरी तरह से बिक हो चुके थे। उसे रह रहकर पाशा बे की नज़रें और इनमें से झलकता कहर याद आ रहा था। उसने जहर रखा था, उसे अच्छे से याद था, लेकिन वो कैसे बदल गया? अगर बदला था तो मतलब पाशा उसके इस अमल से वाकिफ़ था, और अगर वो वाकिफ़ था तो इससे आगे माम की सोच ख़त्म थी। वो अंदाज़ा भी नहीं कर सकती थी कि वो इसके साथ क्या करने वाला था। वो एक बीज था। वो लोगों को मोहलत नहीं, मौत देता था। मौत नहीं, नहीं, मैं नहीं मरना चाहती, मैंने कुछ नहीं किया। वो अपना सर दोनों हाथों में थामे ज़मीन पर बैठती रोती चली गई। मैं बेकसूर हूँ मम, मुझे इससे ये सब करवाया गया, मुझे मजबूर किया गया, मैं बेकसूर हूँ। वह जानी सी कैफियत में मुबतला होती चलाने लगी। पूरा जिस्म बुरी तरह से लड़ रहा था। पाशा का खौफ ही उसे पल पल मार रहा था। इस पर लर्जा तारी कर रहा था। मैं बेकसूर। ये जुमला वो गर्दान की तरह रखती चली गई और न जाने कब इसका खून इस पर बेहोशी बनकर तारी हो गया। वो वहीं ज़मीन पर पड़े पड़े ढेर हो गई। उसकी आँख सोई की चुभन से खुली आँखें धीरे धीरे खुलते सामने छत नजर आई। उसने खुली आँखों को मोड़ कर देखा तो कोमल उसके करीब बैठी उसकी रग में इंजेक्शन लगा रही थी और इसके पीछे बल्लास खड़ा था, सीने पर हाथ बांधे, चेहरा स्पाट चेहरा लिए इसे देख रहा था। वह एक झटके में उठी और अपना हाथ छुड़ाती बेड से उतरकर बल्लास की जानब लगी। कमज़ोरी की वजह से बीच में हिल कदम लड़खड़ा गए, जिसे गिरते गिरते बल्लास के दो मजबूत हाथों ने सहारा देकर उठाया। वह इसके मुकाबिल थी, जिसे देखते वो बेख्तियार इसके सीने से लगी और ज़ारों कतार रोने लगी। बल्लास जब कमरे में आया था वो ज़मीन पर बेहोश पड़ी थी। उसने उसे बाहों में भरते बेड पर लिटा दिया और जाकर कोमल को लाया था, जिसने उसे ताकत का इंजेक्शन लाया था। वो खुद उसे उनको की तरह देख रही थी, उसकी हालत समझने की कोशिश कर रही थी। समझ जाती ताकत की जगह जहर का इंजेक्शन दे देती। यही तो थी जिसकी वजह से उसका इंतजार तवील हुआ था। बल्लास ने आंखों के इशारे से उसे वहाँ से जाने को कहा। वो चुपचाप वहाँ से चली गई। जब इसके जाते बल्लास ने माम को धीरे से खुद से अलग किया। वो अब भी काँप रही थी, रो कर आँखें सुर्ख मुतूरम हो चुकी थी। तभी सुदैस खाना लेकर आया और लाते बेड पर रखकर सर काम करता वापस निकल गया। उसके जाते बल्लास बेड तक आया और बैठते उसके लिए खाना प्लेट में डालने का। माम यकटक उसे देखती रही। और बैठो, तुमने कल से कुछ नहीं खाया। और बहुत ही नॉर्मल से लहजे में बोला था, जिसे महसूस करते माम को थोड़ा हौसला हुआ। वो छोटे छोटे कदम उठाती बेड तक आई और बैठती हुआ हाथ बढ़ाकर निवाला बनाने लगी, लेकिन हाथ जितनी बुरी तरह से काँप रहे थे वो निवाला हाथ से छूटा प्लेट में ही जा गिरा। बल्लास ये सब देख रहा था। जब वो खुद ना खा सकी तो खुद से निवाला बनाकर उसके मुंह में डाला। माम तो गोया स्टिक सी हो गई थी। वो बिना कोई तासुर चेहरे पर लिए उसे निवाले पर निवाले दिए जा रहा था और वो भी खाए जा रही थी। साथ आँख से निकलने वाले आंसू साफ कर रही थी। बस पेट भरते उसने बस कहा तो बल्लास भी बस करता। वो निवाला वापस प्लेट में रख गया। दोनों के बीच अनौज खामोशी थी। तुम रेस्ट कर लो, कहते वो खाने की ट्रे उठाकर जाने ही लगा था कि माम की आवाज़ पर रुकना पड़ा। मुझे तुम्हारी ज़रूरत है। वो नहीं जानती थी वो ये जुमला इतनी साफ गोई से कैसे कहेगी, लेकिन उसका ये जुमला सुनते बल्लास के हाथों गिरफ्त ट्रे पर और भी मजबूत हुई। थोड़ी देर तक वापस आता हूँ, वो नॉर्मल से लहजे में बोलता कमरे से बाहर निकल गया। उसे जाते माम ने गहरा सांस लिया। बल्लास का रवैया देखो कदरे हल्का महसूस कर रही थी। पाशा का खौफ थोड़ा बहुत ज़ाहिर हुआ था, लेकिन जब जब उसकी वो ये आँखें याद आती वो फिर से काँप जाती। आधा दिन निकल आया था, ज़याल वापस नहीं आया था। अब तो जमल के साथ साथ बाकी सभी परेशान होते। इस परेशानी में उसके बच्चे रो रहे थे। वो कोई ध्यान नहीं दे रही थी। ज़याल कभी इसे बताए बगैर नहीं गया था कहीं, और ना कभी इतने गुस्से में। आज उसका जाना उसे अजीब लगा था, बहुत अजीब। जमल प्लीज़ इन दोनों को देख लो, भूख से बिलक रहे हैं। जमल को यहाँ वहाँ टहलते देख मिशी जो कब से बेड पर बैठी इन दोनों को चुप करवा रही थी, बिल्ला आकर इन पर तरस खाते बोल पड़ी। जमल का ध्यान अपने बच्चों की तरफ आते वो तड़प कर जल्दी से उनके पास आई और ज़ाले को उठाते अपने सीने से लगाया। तब तक मिशी जामिल को गोद में लिए झुलाने लगी। दोनों को एक साथ अभी फीड करवाने में से प्रॉब्लम होती थी। इस तरह पेट पर ज़्यादा वजन आता था। तुम परेशान मत हो, वो पास आए, किसी काम से गए होंगे, आ जाएंगे वापस। जमल को तब से अलगान होते देखो उसे उसके कंधे पर हाथ रखती बोली, लेकिन वो जानती थी उसके अभी नहीं जाते। ऐसे उसका दिल भी न जाने क्यों घबरा रहा था, मानो कुछ बुरा होने वाला था, बहुत बुरा। दिल में उठते वसवसे से वो बार बार झटकती रही। चलो कोई मूवी देखते हैं, तुम्हारा मूड अच्छा हो जाएगा, कहते वो। जमल का जवाब नहीं, मुझे नहीं देखनी। सुने बगैर दीवार की LCD ऑन कर गई, जिससे वहाँ का इंटरनेट पहले से ही कनेक्ट था। चलाते सामने एक न्यूज़ चैनल ऑन हुआ, जिसमें एक न्यूज़ एंकर कुर्सी पर हाथ में पेज पकड़े गला फाड़ फाड़ कर बोल, जी नाज़रीन, तो आपको बताते चले मुल्क के मारूफ सियासतदान सेठ मुनव्वर बेग के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया, जो कि कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि एक खतरनाक दहशतगर्द माफिया डॉन है। जी
हाँ पाशा बे, जिसने एक नहीं आज तक न जाने कितने बेकसूर लोगों को मारा, मुल्क में खुद को हमले करवाए, वो इनका गला फाड़ फाड़ कर बो रहा था। जबकि मिशी और जमल तो ऐसे थी गोया बदन काटो तो लहू नहीं। जमल की गोद में दूध पीती जाले अपनी भूख दूरी छोड़ते देख रोने लगी, लेकिन जमल के कानों में इसके रोने की आवाज़ सुनाई नहीं दे रही थी। उसे बस एक आवाज़ सुनाई दे रही थी, वो इनकर बोल रहा था। पाशा बे को गिरफ्तार कर लिया गया और अवाम के मुतालबे के मुताबिक अवामी मुतालबा या करप्ट सियासतदानों का उनको अदालत ने फांसी देने का हुक्म जारी कर दिया। जी नाज़रीन, आपको ये खबर पहुँचाने वाला हमारा चैनल, वो अब अपने चैनल की वाह कर रहा था जब कमरे में बच्चे के रोने की आवाज़ के अलावा मिशी और जमल के सांस लेने की आवाज़ भी नहीं आ रही थी। मिशी फ़ौरन दौड़कर बाहर गई। जमल वहीं बैठी बैठी सख्ते में चली गई। इसकी गोद में लेटी जाले पर गिरफ्त हल्की हुई, जैसे वो नन्ही सी कली बेख्तियार फिसलती बेड पर मुँह के बल आ गिरी। रो रो कर इसका नन्हा सा चेहरा सुर्ख हो गया था, लेकिन जमल वो सुन नहीं रही थी, वो नहीं देख रही थी। उसकी नज़रें स्क्रीन पर जमी थी, दिल बंद हो रहा था, सांसें अपना आने जाने का रास्ता भूल गई थी। इसी पल मिशी यकूत को लिए अंदर आई। जब इसकी नज़र जाले पर पड़ी, उन्हें तड़प कर आगे आते उसे अपनी गोद में लिया, जिसकी अब रो रो कर हिचकियाँ बांध चुकी थी। जामिल भी इसकी आवाज़ सुनते रोने लगा। जैसे यकूत ने उठाते न्यूज़ सुनी, एंकर अब तक यही बोल रहा था। यकूत को अपनी समातों पर यकीन नहीं आया, ये मुमकिन ही नहीं था। वो पाशा था, कोई सड़क पर चलता फिरता आम सा बंदा नहीं, लेकिन अगर ये सच हुआ तो वह एक पल के लिए परेशान सा हो गया। बल्लास भी वहीं आ गया था। ये क्या कह रहे हैं? मेरे अभी कहाँ हैं? यकूत मेरे अभी कहाँ है? वो होश आवाज़ से बेगाना होती चीख पड़ी थी। बोले कहाँ है मेरे अभी? वो अब इसके मुकाबले आई थी। डोंट वरी, मैं जाकर देखता हूँ, इसे रो। वो जामिल को इसकी गोद में देते बाहर निकल गया। बल्लास भी इसी के साथ था। पीछे से जिम्मल अपने बेटे को गोद में लिए बेजान सी कुर्सी पर डह सी गई। टांगें एकदम बेजान सी हो गई थी। मिशी उसे क्या कह रही थी, उसे कुछ सुनाई नहीं दे रहा था। वो अपनी समातें खो चुकी थी। उसका बेल्ट निकल चुका था, जिसे अब वो धीरे धीरे अपने हाथ पर लपेट रहा था। ये मंजर उस बच्ची के जहन पर नक्श हो गया। वो इसकी एक एक कार्रवाई हैरत डर खौफ के जज्बे को तहत देख रही थी। वो बेड के किनारे पर बैठी घुटने पेट से लगाई बुरी तरह हामती सर बेसाख्ता नफ़ी में हिलाती जा रही थी। ये फिर रिपीट हो रहा है। दरवाज़ा खुला और बाहर से आने वाले शख्स की आंखें ये मंजर देखकर फटी की फटी रह गई। वहीं नौफल करांगे एकदम लट्टी की मानत से फैल पड़ा और जिमल वो तो मर चुकी थी, रूह फना हो चुकी थी, वो बेजान हो चुकी थी। सुबह जो क़यामत फात के घर पर टूटी, वो सिर्फ एक जहन रखती, दुनिया तक नहीं भूलने वाला। दिन से रात हो चुकी थी, लेकिन पाशा को कोई पता नहीं चला। उसके बंदों से भी यही पता चला कि वो यहाँ से अकेला निकला था और जब वो मना कर दे तो किसी में हिम्मत नहीं होती थी उसके पीछे जाने की। यकूत और बलास पागलों की तरह उसे हर ठिकाने पर ढूंढ चुके थे, लेकिन वो नहीं मिला। और अगर वो वहाँ नहीं था तो मतलब न्यूज़ सच थी। उसे सच में गिरफ्तार कर लिया गया था। वो दोनों ढाल से हाल में दाखिल हुए। सामने ही जमल एक पैर पर खड़ी बेसब्री से उनका नहीं अपने अभी जान का इंतजार कर रही थी। बच्चों को मिशी की लाख मिन्नतें करने पर उसने फीड करवा कर सुला दिया था और अब खुद बेचैन थी। ऑपरेशन वाला दर्द उसकी लापरवाही की वजह से हत्थे से ही उखड़ गया था, लेकिन वो ध्यान नहीं दे रही थी। वो पागलों की तरह यहाँ वहाँ चक्कर काटती घड़ी की एक एक सेकंड वाली सुई को देख रही थी। जब वो दोनों अंदर आते दिखाई दिए, यकूत और बल्लास को देख मिशी भी उठ गई थी, साथ ही कोमल भी। जबकि जिम्मल दोनों को छोड़े बाहर की जानब लगती। वो भागती हुई सीधा डेरे से नीचे आई थी जहाँ उनकी गाड़ी खड़ी थी। कहाँ है मेरी अभी? खाली गाड़ी देख। वो यहाँ वहाँ देखती अजानी सी होती बोली। जब इन दोनों ने बेबसी से उसे देखकर आंखें मूंदी बोले मेरे अभी कहाँ है? आप दोनों उनको लेने गए थे ना? वो दोनों के सामने आती उनके बाजू झंझूर कर बोली। वो दोनों खामोश थे, बेबस थे। चुप क्यों है? बोले। उनकी खामोशी देख वो यकदम चीखी, आप दोनों लेने गए थे ना? कहाँ छोड़ आए हैं मेरे अभी को? बताएं। वो खामोश थे, सर झुकाकर खड़े थे। ये देख जिमल का दिल बुरी तरह से लर्जा। वो बेसाख्ता कदम पीछे उठाती सर नफ़ी में हिलाती चली गई। नहीं मम, मेरे अभी को कोई हाथ भी नहीं लगा सकता। मम, मैं जानती हूँ उनको, तो वो कमज़ोर नहीं है। वो पागलों की तरह बोलती जा रही थी। गर्म से रवानी से बहता जा रहा था। वो अपनी आवाज़ खो रही थी। बार बार इस एंकर के अल्फाज कानों में गूंज रहे थे। इनको अदालत ने फांसी देने का हुक्म जारी कर दिया है। इनको अदालत ने फांसी। पाशा गिरफ्तार, मुनव्वर के कातिल अदालत ने फांसी, गिरफ्तार दहशतगर्द। अल्फाज गड़मड़ होने लगे थे। उसका सर चकराने लगा। वो बेजान होने लगी। बैंडेज से खून निकलता बैली साइड से उसकी शर्ट को सुर्ख करने लगा था। वो वहीं ज़मीन पर गिरती बेसुध होती चली गई। नीम आंखें बंद होते हुए भी उसे सब खुद पर झुके नजर आए। सबके होंठ हिलते महसूस हुए, लेकिन उसके लब बस इन्हीं लफ्ज़ों के ज़ेर फड़फड़ा रहे थे। मेरे अभी कमज़ोर नहीं। आंखें बंद हो चुकी, जिस्म बेजान हो गया था। आंखों से आखिरी मोती टूटकर कान की लो में जज्ब हो गया था। यकून ने उसे बाहों में भरते वहाँ मौजूद सोफ़े पर लिटाया। कोमल और मिशी के एक तरफ होते हाथ पैर मसलती जा रही थी। उसका पूरा जिस्म बर्फ बनता जा रहा था। कंबल उठाकर लो। कोमल के कहते बल्लास फ़ौरन अंदर की जानब दौड़ा और कंबल लेकर आया, जिसे उसने जमल पर डाला और वो दोनों अब भी इसके हाथ पैर मसल रही थी। ये मंजर बहुत खौफनाक था। आधी रात तक जमल को होश नहीं आया और ना वो आया था, जिसकी वजह से वो मार रही थी। भाई आखिरी बार आपके रूम से निकले थे, क्या बात हुई थी आप लोगों की? बल्लास को वो दिन याद आया जब जमल के साथ जहाल का झगड़ा हुआ था।
वो परेशान घर से निकला था और जब वो अपने आवाज़ नहीं होता था तो इसके दुश्मनों को मौका मिल जाता था इस पर झपटने का। आज भी अगर वो गिरफ़्तार किया गया तो ज़रूर वो अपने आवाज़ों में नहीं था। कोमल कुछ देर खामोश रही और फिर धीरे धीरे सुबह वाली सारी बातें उनको बता दी, जिस सुनते बरलास और याकूत का दिल धक से रुका था। दोनों का रंग पाल में ज़ाद हुआ। ये इतनी छोटी बात थी जिसे इतनी आराम से कह दिया जाता। वह इंसान जो अपने रिश्तों के लिए जान देता था, जो इनके लिए पागल था, उसे किस हद तक ये बात ज़ख्मी कर गई होगी। याकूत की आंखें पाल में सूख हुई, हाथ की मुठ्ठियाँ भेजी। वो जबड़े बेंचे कमरे की जानब गया। जब उसे इतने गुस्से में जाते देख उसके पीछे मिशी और बरलास भी आई। याकूत धाड़ से दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। सामने ही पामीर अपने हाथ हिलाने की कोशिश कर रहा था। जब इन सब को देख एक पल को साकत हुआ और सवालिया नज़रों से देखने लगा। उसकी नज़रों में पहले से ही मलाल था, शर्मिंदगी थी, अजियत। लेकिन वो खुद भी अपने लफ्ज़ों पर अब तक नादम था। लेकिन अब क्या फ़ायदा जब तीर कमान से निकल गया, आँख से आंसू निकला, आंसू और ज़बान से अदा हुआ लफ्ज़ कभी वापस नहीं हो सकता। हमारे आधे रिश्ते तो इसी वजह से खोखले हो गए। याकूत को अपने सामने इस तरह खड़े देख उसके चेहरे का मलाल बड़ा, अजियत बड़ी। वो मुँह फेर गया जो याकूत की मीठी मुठ्ठियों में शिद्दत पा गया। उसका चेहरा गुस्से के मारे शदीद सुर्ख हुआ जा रहा था। उसने अपने पीछे पेंट मैट से गन निकाली। ये देख मिशी की आंखें हैरत से फटी, लेकिन उससे ज़्यादा हैरत हुई जब याकूत ने वो गन पामीर की जानब उसकी गोद में उछाली। पामीर ने बंदूक देख इसे भी सवालिया नज़रों देखा। उठा ये गन और जितनी गोलियां मारनी है मार। निकाल अपना गुस्सा। मैंने हाथ उठाया तेरी बीवी पर, मुझे मार। धीमे लहजे में बोलता बोलता वो आकर मैं तकरीबन धाड़ पड़ा। मिशी ने आगे बढ़कर तड़प कर इसका बाजू थाम लिया। इसी पल कोमल भी अंदर आई थी। क्यों ये उनकी आवाज़ें साफ बाहर जा रही। जितनी तेज़ वो धाड़ा था पामीर साकत सा उसे देखेगा। बरलास ने भी याकूत का कंधा थाम लिया क्योंकि चेहरे की बढ़ती सुर्खी उसके अंदर की हालत साफ बयान कर रही थी। पामीर नज़रें झुका के, बदले में थप्पड़ मारने हैं मैं खा लूँगा। मैंने 3 लोगों के सामने हाथ उठाया, तुम्हारी बीवी पूरे इलाके के बंदों के सामने अपना बदला ले लो, तक नहीं करूँगा। आखिर में आवाज़ भीगी तड़प गुली। बरलास नहीं करता था बर्दाश्त, वो अपने भाइयों में ये फूट नहीं देख सका। वो रो पड़ा। रो तो मिशी भी रही थी। वो बार बार याकूत को कंधे से थामे आगे बढ़ने से रोक रही थी, क्योंकि वह अजियत इतनी नहीं होगी जितनी फिर वो दोबारा यतीम होने पर होगी। इस लफ्ज़ पर उसकी रूह कांप उठी थी। साथ पामीर ने भी तड़प कर झुकी नज़रें उठाई। ये लफ्ज़ इतने आम नहीं थे, उसका मतलब बहुत भयानक था, बहुत ज़्यादा। हमसे हमारा बाप, हमारा भाई, हमारा दोस्त ना छीनो, हमें मारना है मार लो, पैर पकड़वाना चाहते हो मैं पैर पकड़ लेता हूँ। वो अपना आप छुड़ाता उसके कदमों में बैठ गई। ये देख मिशी का काम था हाथ अपने दिल के मकाम पर गया। कोमल ये सब देखती रो रही थी। ये तो इसकी दिली ख्वाहिश थी ना इन भाइयों को जुदा करने की। इसकी ख्वाहिश पूरी हो रही थी। वो टूट रहे थे, बिखर रहे थे, लेकिन तब जब वो ऐसा नहीं चाहती थी। वो अब नहीं चाहती थी ऐसा कुछ। वो सबके साथ रहना चाहती थी। याकूत के हाथ अपने पैरों पर लगते पामीर ने करंट खाकर अपने पैर खींचा। वो बेजान टांग जो कल से अब तक हिलने पर भी इनकारी थी, अपने भाई के लम्स को महसूस करते इसमें जान सी भर गई, और इतनी कि वो पूरी तरह से हरकत में आ गई थी। कमज़ोरी के बायस पामीर के वजूद पर लर्जा सा तारी हुआ था। उसके खुश होंठ पर कपकपाहट बढ़ी। अपने भाइयों को अपने कदमों में बैठे देखना क़यामत खेज़ मंजर था। मर्द नहीं रोते क्यों क्या इनको तकलीफ़ नहीं होती। उनकी भी बेबसी का एक स्टेज होता है जहाँ इनकी भी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। आज इनकी भी हो गई थी। ये इन 3 भाइयों का मामला था, इनकी बीवियों का वहाँ कोई काम नहीं था। मिशी और कोमल बाहर निकल गई थी। वो नहीं देख सकती थी। ये सब उनके दिल कमज़ोर थे। जब इस मंज़र से दिल फट जाता, पामीर ने अपना एक बाजू वाक़िया जैसे देख बरलास तो इसी पल उठता जाकर उसके सीने से लगे और फूट फूट कर रोत गई। याकूत वहीं बैठा बैठा साथ झुका कर रोता गया, बेबसी से आंखें साफ करता गया। जब पामीर ने खुद हिम्मत करते अपने जिस्म को हरकत देनी शुरू की, बरलास ने उसे उठने में मदद दी। वो वहीं बैठ पर आगे खिसकते धीरे से याकूत के करीब हुआ और उसके कंधे पर सर रखता तड़प कर रो दिया। याकूत सिर्फ उसके रुखसार पर ही हाथ रख सका। पाशा के बाद वो इनका बड़ा था, लेकिन इस वक्त वो खुद बेजान था, बेबस था। उसे इतना अपना बड़ा चाहिए था। तीनों की हालत ऐसी थी गोया तीनों बच्चों और अपने बाप के लिए तड़प रहे। आई एम सॉरी भाई, आई एम सो सॉरी। वो नहीं कर पाया अपना जुमला पूरा और तड़प कर रो दिया। याकूत ने इसी पल एक बाजू उसके पीछे से गुजारते उसे अपने सीने से लगाया। बरलास भी दूसरी जानब से आता उसके सीने से लगा और वो दोनों के बीच इनको अपनी छाँव दे रहा था। मैं सारगिज़ नहीं चाहता था। वो अटक अटक कर लफ्ज़ अदा करता। याकूत ने अपनी गिरफ्त इस पर मजबूत कर दी। वो जानता था पामीर ने सिर्फ गुस्सा निकाला था, लेकिन उसका गुस्सा इनमें यतीमी का डर फिर से उजागर कर जाएगा, इसका अंदाज़ा उसको नहीं था। उन्होंने कोमल को तब सहारा दिया जब हम सब ने इससे मुँह मोड़ लिया था। उन्होंने एक एक को समझाया। वो कोमल को तुम्हारे पास लेकर आए ताकि उसे महसूस करके तुम ठीक हो जाओ। रातों को जमल को छोड़कर मैंने उनको तुम्हारे पास बैठे देखा है। कुछ दिन पहले कमरे में पानी ख़त्म होने की वजह से वो किचन से पानी लेने आया था। जब इसकी नज़रें कंधों पर छाल डाले पाशा पर गई जाए, उसे तब पता चला। दिन की रोशनी में सिर्फ एक नज़र पामीर का हाल अहवाल पूछने वाला पाशा रात को इसकी खैर खबर लेता था। सबको लगा था उसने पामीर को माम के सहारे छोड़ दिया था, लेकिन नहीं, वो खुद उसकी एक एक चीज़ देखता था। वो बज़ाहिर पत्थर दिल लगते हैं, लेकिन आज भी वो हमारी इसी
तरह रातों को निगरानी करते हैं। इलाके के पैरे पर हम होते हैं, वो हमारे पैरे पर होते थे। आमिर को याद आया जब उसने उसे अपने घर अपनी बीवी के पास रहने के लिए कहा था। मतलब वो सच में आता था और उनको देखता था। आमिर और बल्लास उसकी बातें ऐसे चुप साधे सुन रहे थे, गोया कोई उनको बड़ी स्टोरी सुना रहा हो, उनकी फेवरेट स्टोरी। जहाँ उनके बड़े भाई का जिक्र हो, वो बात उनकी पसंदीदा बात होती जिसे वो पूरे दिल से सुनते थे। कितनी देर वो तीनों इस तरह चिपके बैठे जब बाहर से कोमल और मिशी की आवाज़ सुनाई दी। जिमल चीख रही थी, शायद वो होश में आ गई थी। याकूत उनको छोड़कर बाहर की जाना भागा। सच मैं होश में आ चुकी थी। मेरे अभी कहाँ हैं? आँख खोलते उसकी एक ही गर्दान थी। इतनी सी देर में वो बुखार में तपने लगी। उसकी बेहोशी की हालत में कोमल फिर से उसकी ड्रेसिंग कर चुकी थी, लेकिन जिस तरह वो बेकाबू हो रही थी, इस तरह फिर से उसकी ड्रेसिंग ख़राब हो जाती। जिमल रिलैक्स, पाशा आ जाएंगे। मिशी उसे कंधे से थामे पुरसकून सी करने लगी, लेकिन वो नहीं जानती थी वो दो आशिकों को एक दूसरे के बगैर कैसे बेनाब मछली की तरह तड़पते थे। नहीं मम, मुझे अभी चाहिए, मैं खुद चली जाऊँगी, छोड़े मुझे। वो अपना बाजू छुड़ाती सोफे से नीचे उतरने लगी। जिमल रिलैक्स, छोड़ें। वो छुड़ा चुकी थी खुद को, वो बेप चुकी थी और इस बेपरी शेरनी को सिर्फ उसका शेर ही कंट्रोल कर सकता था, बाकी किसी के बस की बात नहीं थी। याकूत बेबसी से उसे देख गया। जिमल, तुम्हारा बैंडेज ख़राब हो जाएगा। जिमल, कोमल उसके पीछे पीछे थी। वो बाहर की जानिब जा रही थी जब भी रस्ते में एकदम याकूत हायल हुआ। स्पॉट चेयर अलियो से देख जिमल के कदम वहीं मुंजमद हुए। वो चट्टान की तरह खड़ा था जिसे हटा कर जा पाना जिमल जैसी नाजुक लड़की के लिए नामुमकिन था। वो पहले ही बुखार में तपने की वजह से बुरी तरह हाँफ रही थी। अंदर जाओ, वो इतने सख्त लहजे में बोला था कि जिमल कदम आगे नहीं उठा पाई। सुना नहीं, मैंने कहा अंदर जाओ। वो ना चाहते हुए भी सीधा दौड़ा था, जिससे जिमल खौफजदा सी होती पीछे की जानिब कदम उठाती गई। सनफी में हिल रहा था, आंखों से गर्म से हाल बह रहा था। वो उल्टे कदम अपने कमरे की जानिब दौड़ गई और जाते अपना दरवाज़ा अंदर से बंद कर गई। कोमल इसके पीछे पीछे गई थी, जबकि मिशी वहीं याकूत के पास रही, जो जिमल के जाते फिर से कंधे ढीले छोड़ता वहीं ज़मीन पर बैठता चला गया। मिशी तड़प कर उसके करीब आई थी। मैं क्या करूँ? मैं कैसे लाऊं पाशा को? वो जेर अपने दोनों हाथों में दिए हुए वसी से बोलता चला गया। उस वक्त उसकी हालत उजड़ी पड़ी थी। माथे पर बिखरे बाल, एक कफ खुला शर्ट की एक साइड पैंट से बाहर निकली हुई थी। चेहरे पर बेबसी आँखें रोई रोई सी। उस यहाँ की जिनमें मिशी डूबी थी, आज इनमें कुर्ब की इंतहा थी। किरची दिल साफ दिखाई दे रहा था। अल्लाह पाक सब बेहतर करेंगे, तुम परेशान मत हो। वो दिलासा देती उसके साथ वहीं ज़मीन पर बैठ गई। ये रात पाशा की फैमिली पर क़यामत बनकर टूट रही थी। सुबह फजर होने वाली थी, आसमान पर नीली रोशनी फैलने वाली थी, लेकिन पाशा का अब तक कोई अता पता नहीं था। ना उसका नंबर मिल रहा था, वो भी मुसलसल पावर ऑफ आ रहा था। इसी की वजह से याकूत उसे ट्रेस नहीं कर पा रहा था, वरना अब तक वो हमेशा की तरह सब पर कहर बर्पा कर चुका था। अब अगर बंदे फैला देता मुल्क में, तो कहीं जो फांसी कल दी जानी थी वो आज ना दे देते। इसी डर से वो अब तक खामोश था। इस बात का एतराफ़ उसने किया था कि पाशा के बगैर वो कुछ नहीं है। वो इनकी ताकत था और ये सब उसकी कमज़ोरी। वो दोनों बैठ ही थे कि जिमल के कमरे से तोड़ फोड़ की आवाज़ें आने लगी। दोनों ने हैरत से एक दूसरे को देखा और करंट खाकर उठे, सीधा इसके कमरे की जानिब गए। अंदर से चीज़ें उठा कर फेंकने की आवाज़ें आ रही थी, जिनकी आवाज़ों से शायद बच्चे डर कर रोने लगे थे, लेकिन वो अपनी आवाज़ खो रही थी। वो अपने होश में नहीं थी। जिमल दरवाज़ा खोलो। याकूत ने तकरीबन दरवाज़ा पीट डाला था, लेकिन अंदर तोड़ फोड़ बढ़ती जा रही थी। कोमल तब से यहीं खड़ी उसे आवाज़ें दे रही थी, मुझे मेरे हबी चाहिए। हिचकियों में रोते उसने साइड टेबल पर रखा फ्लावर वाज उठाकर ज़मीन पर दे मारा था। मैंने उनको मना किया था, रोका था। अगला फ्लावर वाज ज़मीन बोझ हुआ ना करें, ये काम छोड़ दें। वो रोती जाती, कमरे की एक एक चीज़ फेंकती जाती। वो नहीं बात आए, उन्होंने नहीं मानी मेरी बात। बेड की चादर पूरी कुआ से खींचते उसने ज़मीन पर फेंकी। बच्चों की रो कर हिचकी बन चुकी थी, लेकिन वो होश में ही नहीं थी। वो झूठे हैं, जयाल खान अफंदी झूठा है, उसे कोई मोहब्बत नहीं है। होती तो मेरी मान लेता। ड्रेसिंग टेबल पर पड़ी सारी चीज़ें हाथों पर मारते उन्हें एक झटके में ज़मीन पर फेंकी चली गई। मिशी और कोमल अब भी खड़ी चीख रही थी, जबकि याकूत सुदैस के कमरे से डुप्लीकेट चाबी लेने चला गया। इनकी वजह से वो डेरे की दूसरी जानिब से होता था, इसलिए दरमियान में फासला होने के बाद उसे देर लगती चली गई। तब तक जिमल मज़ीद तोड़ फोड़ करती चली गई। जिमल, प्लीज़ ओपन द डोर, अपने बच्चों को देख लो प्लीज़। जिमल, मैंने कहा था इनको, आपको कुछ हुआ तो मैं भी मर जाऊँगी, मैं ख़त्म कर लूँगी खुद को। उसने बैठ के साइड टेबल पर रखा शोपीस उठाकर पूरी कुछ से सामने ड्रेसिंग टेबल के मिरर पर दे मारा, जिसको लगते वो कई टुकड़ों में बटा। उसके टुकड़े हवा में उड़ते ज़मीन पर बिखरने लगे। इनको अदालत ने फांसी। पाशा गिरफ्तार, मुनव्वर के कातिल, अदालत ने फांसी, खतरनाक दहशतगर्द। अल्फाज फिर से जहन में गूंजे और जिमल के जिस्म से रूह खींच गई। उसके अभी जान को फांसी दी जा रही थी, ये सोच ही जिमल को मार गई थी। उसे नफरत हो रही थी ज़ियाल खान अफंदी से। वो खुद थे उनके, मुझे कोई प्यार नहीं था, इनको बस अपने काम से प्यार था। बदहवास सी होती वो सर दोनों हाथों में थामे ज़मीन पर बैठती चली गई। गर्म से आलू बल उबल कर आँखों से निकल रहा था। बच्चों की आवाज़ में तड़प बढ़ रही थी। हबीब को पूरी कुव्वत से चिल्ला उठी थी। उसकी चीख पर कमरे की एक एक चीज़ पर लर्जा सा तारी हो गया था। तभी रोते हुए उसकी नज़र सामने ज़मीन पर पड़े कांच के टुकड़े पर गई। उसने लपक कर वो टुकड़ा उठा लिया जो 3 तिकोन था। उनको अदालत ने फांसी। पाशा गिरफ्तार, मुनव्वर के कातिल, अदालत
खांसी खतरनाक दहशतगर्द अल्फाज फिर से जहन में गूंजे, पूरे कमरे में गूंजे और गूंजते चले गए। जमल ने बिना सोचे समझे उसे अपनी नाजुक कलाई पर रखते बेदर्दी से फेर दिया, जिसके फिरते एक सुर्ख खून का फुहारा फूटता ज़मीन को सुर्ख करता चला गया। इसी पल दरवाज़ा खोलते वो तीनों अंदर आए थे। सामने कमरे को तहस नहस होते देख उनकी आंखें पट्टी की पट्टी रह गईं। ज़मीन पर हर जगह कांच बिखर पड़ा था, टेबल उल्टी पड़ी थी, बेडशीट कहीं पड़ी थी, कुशन कहीं पड़े थे। असल जान उनकी तब निकली जब नज़र बेड के इस पार बैठी जमल पर गई। याकूत और कोमल दौड़कर उसके करीब गए, जबकि मिशी ने लपक कर दोनों बच्चे उठाए थे, जिनकी रोने की आवाज़ हर दुख पर भारी पड़ी थी। उनका रोना रूह तक को कांपने पर मजबूर कर गया था। रो रो कर दोनों के नन्हे से चेहरे सुर्ख हो चुके थे, हिचकियाँ बन चुकी थी। मिशी ने दोनों को तड़प कर अपने सीने से लगाया। जमल जमल ये क्या किया? कोमल ने पास बैठते फ़ौरन से उसकी कलाई थामी। खून अब तक रवानी से बह रहा था, ज़मीन पर पड़े खून के सीधे हुए बकरे का मंजर पेश कर रहा था, लेकिन वो चुप थी, दर्द महसूस नहीं कर रही थी। कोमल ने अपना दुपट्टा उतार कर जल्दी से उसकी कलाई पर बांधा कि मज़ीद खून बहने से रुक जाए। जमल पर धीरे धीरे से फिर से बेहोशी तारी हो रही थी। उससे पहले वो वहीं ज़मीन पर गिरती। याकूत ने उसे थामते अपने सहारा दिया और इसका सर याकूत के कंधे पर आ टिका था। आंखें बंद हो चुकी थी। इंसान में अगर किसी का ज़्यादा नुकसान हो रहा था तो जमल और उसके बच्चे थे। क्यों वो एक शख्स सबकी ज़िंदगी में इतना ज़रूरी था? उसके बगैर इसका ख़ानदान कैसे बिखर रहा था, टूट रहा था, और वो वाकई सबको जोड़ कर रखने वाली चेन था। याकूत ने उसे उठाकर बेड पर लिटाया। तब तक कोमल बाहर की जानब भागती अपने कमरे से फर्स्ट एड बॉक्स उठाकर लाई और जड़ से उसकी कलाई पर सफ़ेद पट्टी बांधी। बुखार बढ़ता जा रहा था। उसके हाथ को छूने से ही ऐसा लग रहा था मानो किसी भट्टी से निकले किसी गर्म लोहे को हाथ लगा दिया। पेट पर किया गया बैंडेज फिर ख़राब हो चुका था। मिशी दोनों बच्चों को बाहर ले जाती चुप करवा चुकी थी, लेकिन दोनों भूख से बिलख रहे थे। उसे समझ नहीं आ रही थी क्या करे। तभी जहन में मार्केट से मिलने वाला दूध क्लिक हुआ। उसने फ़ौरन बल्लास को भेज दिया था, जो जल्दी से जाकर मार्केट से पैक ब्रांडेड दूध लेकर आया था, जो बआसानी नामौलूद बच्चों को भी पिलाया जा सके। मिशी ने छोटी फीडर्स भी मंगवाए थे, जिनमें दूध नीम गर्म करके भरते उसने दोनों बच्चों को पिलाया। पहले तो दोनों ने पिया, लेकिन जब महसूस हुई ये माँ का दूध नहीं है तो इसी वक्त छोड़ दिया और रोने लगे। मिशी ने बेबसी से बल्लास को देखा, वो भी उसे ऐसे ही देख रहा था। वो उठकर अंदर चला गया। जमल के पास सुबह हो चुकी थी। उसकी रोशनी पहाड़ों को खुद में नहला चुकी थी। लोग अपने अपने काम पर जाने लगे। औरतें घरों की सफाइयाँ करती, बच्चे स्कूल जाने लगे। सबकी सुबह नॉर्मल थी, सिवाय पाशा की फैमिली के। सबकी रात आंखों में कटती। सुबह भी किसी अजियत से कम नहीं थी। वो अब भी नहीं आया था। बच्चे अब भूख से बेहाल होने लगे थे। मिशी उनको लेकर अपने कमरे में आ गई, क्योंकि आज बाहर बर्फ़बारी होने लगी थी। ठंड हद से ज़्यादा बढ़ चुकी थी। वो दोनों को अपनी गोद में लिए अपने साथ कंबल में लपेटे बैठी थी, लेकिन वो दोनों थे कि रोने से ही बाज नहीं आ रहे थे। इतने में याकूत ने डाल सा कमरे में दाखिल हुआ। नज़र सामने मिशी पर गई। उसने भी इसी वक्त याकूत को देखा। आंखों की बेबसी देखते ही बढ़ गई। वो अब रो धोने को थी। दोनों बच्चों के रोने से वो आधी रात से हलकान हो रही थी। भूख लगी होगी दोनों को। वो पास बैठते दोनों के नूरानी चेहरे देखती हुई आवाज़ में बोला। वो दोनों भी शायद रो रो कर थक चुके थे। इनको की माँ को इन पर रहम नहीं आया। तभी दोनों पर शदीद नींद का गलबा तारी होने लगा। जैसे वो बीच में रोते हुए सो जाते और भूख की शिद्दत की वजह से फिर उठ जाते और रोने लगते। नहीं पी रहे दूध? मैंने कोशिश की है। वो बेबसी से बोली। जब आ रही था, एक माँ की तरह कोशिश की है? उसके सवाल पर मिशी ने सवाल किया और हैरत भरी नज़रों से उसे देखा। मतलब उसे वाकई समझ नहीं आई थी। माँ की तरह अपनी आगोश में लो। इतने से बच्चे को दूध से मतलब नहीं होता। वो तो इनको कोई भी पिला दे, लेकिन वो आगोश की नरमी महसूस करते हैं। वो ना मिले तो रोने लगते हैं। उसकी बात में अजीब असर था, जो मिशी को अजीब सी कश्मकश में मुब्तला कर दिया। लेकिन मैं वो ये नहीं कह सकी कि इसमें तो वो क्वालिटी भी नहीं, वो तो बस मोहब्बत भरी आगोश दे सकती है। याकूत ने आगे बढ़कर जामिल को उसकी गोद से लेकर बेड पर एक जानब लाया और जाले को ठीक से उसकी गोद में। मिशी चुपचाप उसे देखती समझने की कोशिश कर रही थी, आखिर वो करना क्या चाहता था। तभी एकदम उसका चेहरा सुर्ख हुआ जब याकूत ने फीडर उसकी धड़कन के मकाम से लगाते जाले के मुँह में दी और वो सोते में भी गटागट पीने लगी। मिशी ये देख हैरान होती चली गई। अपनी हालत देख वो भी याकूत के सामने इसका दिल इतनी ज़ोर से धड़का था कि इसकी आवाज़ कान के पर्दे फाड़ने लगी थी। मिशी कभी दूध पीती, जाले को देखती तो कभी याकूत को। जब जामिल को गोद में लिए उसके होंठों को छूते प्यार कर रहा था। वो इतना रोया था कि अब सोते हुए भी इसकी सिसकियाँ निकल रही थी। यह देख याकूत का दिल कट कर रह गया था। जाले का पेट भरते वो सो चुकी थी। तब मिशी ने फीडर उसके मुँह से निकाली और इसे जमल की तरह कंधे से लगाते पीठ थपथपाई। ये अमल का लिए उसने जमल को करते देखा था। जाले को ठीक से लेटाते उसने जामिल को याकूत की गोद से लिया और अपनी मोहब्बत भरी आगोश में लेते दूसरी फीडर उसके मुंह में दी। याकूत के सामने उसे अपनी धड़कनों से लगाना और ऐसे पिलाना बहुत अजीब लगा, लेकिन इन सब में एक पल के लिए ही सही उसे माँ होने का एहसास हुआ था। एक खूबसूरत एहसास था। अभी दरवाज़ा नॉक हुआ। याकूत उठकर बाहर चला गया। बाहर बल्लास खड़ा था, जो कुछ कह रहा था। मिशी उसके जाते ठीक से कंफर्टेबल होकर बैठती। जामिल को मुस्कुरा कर देखती, दूध पिलाने की। उसने आज साबित किया था कि माँ जैसी ही होती है। इतने वक्त में जब सब बाकियों को देख रहे थे, मिशी इन दोनों को देख रही थी। इन दोनों से शिद्दत वाला
इन दोनों से शिद्दत वाला प्यार हो गया था। थे ही दोनों इतने प्यारे गोलू मोलू से, कोई भी देखे तो दोनों को रूही से मोम सी गुड़िया समझे। आखिर को पठान के बच्चे थे, जैसे बाप सबको अपनी खूबसूरती से अट्रैक्ट करता था वैसे ही उसके बच्चे भी करने लगे थे। कुछ तो करना पड़ेगा, हम ऐसे हाथ पर हाथ रख कर नहीं बैठ सकते। उनकी हिम्मत कैसे हुई पाशा को हाथ लगाने के। बल्लाद मुँह से आग निकालता दाढ़ आता। उसके अंदर का बच्चा सिर्फ अपने भाइयों के सामने, अपने गुस्से का मामले में वो अपने बड़े भाई की कार्बन कॉपी था। दरमियान वाले दो फिर भी गुस्से पर काबू करना जानते थे, लेकिन ये बड़े और छोटे आग थे। इनके एक एक थाने को जाकर आग लगा दूंगा, एक एक को सड़क पर घसीट घसीट कर कुत्ते की मौत मारूंगा। हाँ, वो कर सकता था जितना इस वक्त आग बगोला हो रहा था। अगर यकूत इसके साथ ना होता तो वो सबको घसीट चुका होता। क्या होगा इससे? ज़्यादा से ज़्यादा वो डर कर जल्दी करेंगे अपने काम में। दिमाग से सोचो बल्लाद, दिमाग से सोचने का वक्त नहीं है भाई, वो कब से बोला था। उसके हाथ अपने भाई की मर्ज़ी से बंधे हुए थे। भाई हमेशा वक्त पर हमारे पास पहुँचे, आपके वक्त, अमीर भाई के वक्त, फिर हम क्यों देर कर रहे हैं। आखिर में वो तकरीबन दहाड़ पड़ा था। ये कैसा लग गया मेरे भाई? इनको लग रहा था हम इस बात से अनजान है, तभी वो हर काम धीरे धीरे करेंगे और इतनी देर में हम इन पर धावा बोलेंगे, लेकिन अकेले नहीं। इसकी आखिरी बात पर बल्लाज ने सवालिया नज़रों से देखा तो और कौन, याकूत ने स्पाट नज़रों से बल्लाज को देखा। उसके मुंह से निकलने वाला नाम सुनते बल्लाज की आंखें खुलती चली गईं। वो एक ऐसा नाम था जो इन सब फिरौनों पर भारी था, जो पाशा का भी बाप था इन सब कामों में, जिसके नाम का खौफ उनके दुश्मनों को आधा मार देता और जब वो सामने आते तो पूरा दुश्मन मार जाता था। लेकिन पाशा खफा होंगे इन्हें इसमें इन्वॉल्व करने से। बल्लाज कुछ याद करते डर डर बोला को ज़्यादा से ज़्यादा हाथ उठा लेंगे, कुछ बातें सुना लेंगे, वैसे भी जान से भी मानना चाहें तो जान भी हाजिर हमारी। उसके लिए जैसे अपने भाई की मोहब्बत साफ झलक रही थी। बल्लाज मुस्कुरा दिया सारे, वो दोनों पहली बार मुस्कुराए थे, लेकिन पाशा को अपने पीछे जूता उठाकर दौड़ते सोचकर दोनों की मुस्कुराहट सिमटी। अपना आप पूरे कश्मीर में घूमता हुआ नजर आया। उनको ये भी मंजूर था, बस कुछ मंजूर ना था तो अपने भाई को खोना नहीं, मार कर भी नहीं। पिछले 1 घंटे से जिम करते करते वो अपना सारा बदन पसीने से रबूर हो चुका था। ब्लैक की वेस्ट और ट्राउज़र पहने वो खुद के वज़न से 7 गुना ज़्यादा वज़न के डंबल्स उठाता मुसलसल वर्कआउट करता जा रहा था। उसकी इस लगन और कोशिश की वजह से आज उसके 6 एब्स थे। कसरती बदन, नौफल खानज़ादा जितना दिमाग से चुस्त है, इतना ही बदन से भी मजबूत था। वो 4 लोगों को एक साथ उठाकर ज़मीन बोस कर सकता था। उसे जिम में एक बड़ी सी तस्वीर लगी थी हेज़ल आंखों वाली लड़की की, जैसे देखो उसमें एक अजीब सा जोश भरता था। वो ना चाहते हुए भी वक्त और बर्दाश्त से ज़्यादा वर्कआउट कर जाता था। बचपन से लेकर आज तक उसने जो चाहा उसने वो हासिल किया। वो हमेशा फाते बना, बिन निकम्मे दोस्तों में रहकर भी वो पूरी क्लास में टॉप कर जाता। स्कॉलरशिप पर वो बाहर से हाई डिग्री ली, यहाँ आकर एक कामयाब बिजनेसमैन बना, जिसमें भी काम में भी हाथ डाला उसे अरूज पर ले गया। जिस चीज़ को हाथ लगाया उसे सोना कर गया। घर से सब हासिल हुआ, अगर कुछ हासिल नहीं हुआ था तो वो ये लड़की थी, इसका जुनून जो अधूरा था। उसने आराम से जमल को ढूंढा नॉर्मल किडनैपिंग केस समझकर, लेकिन जब से पाशा का पता चला इसमें आग सी भरती चली गई। ऊपर से रही सही कसर उसके माँ बनने ने पूरी कर दी। उसने पाशा को रास्ते से हटाने के लिए जिलानी का दिल जीता। उसके प्रोजेक्ट सिर्फ बेनिफिट का बोलकर इसके शेयर से ज़्यादा प्रॉफिट देकर खुश किया। उसके कारोबार को ऊपर ले गया और अमेरिका में इसका मैचिंग लेंस लेने के लिए उसने कत्ल तक कर दिया, ताकि जिलानी अपने बेटे से निकलकर पाशा पर फोकस करे। कुछ अर्सा कबल अमरीकी लेज़र आई हॉस्पिटल, जहाँ इसमें शाम बहुत लोगों का रश था। डॉक्टर एल्जा विलियम लोगों का ट्रीटमेंट कर रहे थे। लोग जोक दर जोक उनके पास जा रहे थे। उनके हाथ में न जाने खुदा ने इतनी शफा रखी थी कि उनके पास कोई मरीज़ बिना शफा के वापस नहीं आ रहा था। तभी इन सब मरीज़ों में एक स्याह हुडी और सर पर पी कैप पहने शख्स उनके केबिन में दाखिल हुए, जिसे देख डॉक्टर विलियम ने मुस्कुराकर खुशामदीद कहा, लेकिन तभी उसने अंदर से दरवाजे की चिड़खनी ऊपर की। ये देख डॉक्टर के चेहरे से स्माइल गायब हुई। वो शख्स कैप ठीक करता आगे आया और कुर्सी खिसका कर बैठते अपनी टांग टेबल पर रखता वहाँ रखा पेन उठाकर उसकी टच की आवाज़ करने लगा। डॉक्टर उसे से अजीब गुस्सीली नज़रों से देख रहा था। यकीनन उन्हें इस नौजवान की ये हरकत पसंद नहीं आई थी। तुम कौन और यह दरवाज़ा क्यों बंद किया? वो खालिस इंग्लिश में बोले थे। जब उनकी बात पर इस नौजवान के माथे पर तेवरियाँ चढ़ी। यकीनन उसे ये भी पसंद नहीं आया था कोई इससे इस तरह बात करे। तुम्हारी बीवी और बेटी बहुत खूबसूरत थी, वो भी खालिस इंग्लिश में बोला था। अपनी बीवी और बेटी के जिक्र पर वो डॉक्टर एकदम सीधा हुआ। कौन हो तुम और मेरी फैमिली के बारे में बात क्यों कर रहे हो? वो अब शदीद गुस्से में आ चुके थे। तभी कुर्सी से टेक हटाते आगे को होकर बैठे। किसी स्किन स्पेशलिस्ट से कांटेक्ट करो। दोनों तेज़ाब चेहरे पर गिरने की वजह से शदीद दर्द में मुब्तला हैं। उसकी बात सुननी थी कि डॉक्टर की आंखें फटी। उनके नीचे से गोया कुर्सी और ज़मीन दोनों ही निकल चुकी थी। वो बेख्तियार उठ खड़े हुए। क्या बकवास कर रहे हो? क्या किया तुमने मेरी बीवी और बेटी के साथ? वो डॉक्टर टैच में आते तकरीबन दहाड़ने लगा था, लेकिन मुकाबिल ढील था। उनकी दाढ़ को कोई असर नहीं गया। इस डॉक्टर बाकायदा आवाज़ बागता होने लगी थी। क्या नहीं कर दूँगा अगर वो ना किया जो मैं अब कहूँगा। वो मुतमैन सा बोला, लेकिन उसके अल्फाज गोया इस डॉक्टर में जान से बाहर गए। उसके बाद उसने जो कहा वो भी इस डॉक्टर की जान निकाल गया, लेकिन अपनी फैमिली के आगे वो मजबूर था। वो वही करता गया जो इस नौजवान ने कहा। वो बाहर कॉरिडोर में यहाँ चक्कर काटता इस डॉक्टर के जवाब के इंतजार में था। बिल आकर उन्होंने उसे अंदर बुला ही लिया।
बुलाकर एक नौजवान के बारे में बताया जो अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से निकल कर गया था। उसका नाम और पता सब डॉक्टर विलियम ने बता दिया था, लेकिन न जाने कि उनका दिल इस काम पर मुतमईन नहीं था। आज तक लोगों की जान बचाई थी और आज खुद गर्द बनकर वो इस कातिल का साथ देने जा रही थी जो न जाने कितने खतरनाक इरादे लेकर यहाँ आया था और बेकसूर के साथ क्या करने वाला था। थोड़ी देर बाद वो नौजवान जिसका नाम लियाम लोकस था और आँख का इलाज करवाने आया था, हॉस्पिटल में बने वाशरूम की जानिब जाता दिखाई दिया था। हाथ में एक पैकेट था, शायद कुछ फ्रूट्स थे और घर वालों के लिए ले जाने की नीयत से खरीद रखे थे। वो इस वक्त वाशरूम में दीवार पर मौजूद मिरर के सामने खड़ा मुंह पर पानी के छींटे मारा था जब अचानक उसकी नज़र अपने पीछे खड़े साए पर गिरी, जिसे देखते हुए एकदम बदक कर पड़ा और सिंक पर हाथ रखे कांपते हुए मुड़ कर देखने लगा। सामने खड़ा शख्स जिसके चेहरे पर मास्क और सर पर पी कैप थी, उसकी सिर्फ भूरी आंखें ही नजर आ रही थी, इनमें भी कैर था, सफाकी थी, रूह तक पर लर्जा सा तारी कर देने वाली। लोकस उसे देख अपने लब काटता स्कैन करती नज़रों से, अजीब नज़रों से उसे कौन है वाली नज़र से देख रहा था। जब वो शख्स हाथ में पकड़ा पेन जिसकी वो टिच टिच की आवाज़ करने लगा था, हु आर यू, वो डर के मारे टकर सिर्फ यही बोल पाया था। जब इसकी सवाल पर इस शख्स के मांस में डांपे लगों पर शैतानी मुस्कुराहट रक्स करने लगी। डेवल, सर्द लहजे में सामने वाले को खुद से बर्फ करते वो एक एक कदम उठाकर उसके करीब आया। लोकस पूरी तरह से कांपते पीछे होने की कोशिश करने लगा, लेकिन पीछे सिंक की वजह से वो एक कदम भी नहीं उठा पाया। तो उसके करीब आते वो घबराहट के मारे गीले सिंक पर हाथ जमाने की कोशिश करने लगा, लेकिन वो भी बार बार फिसल रहे थे। उसने करीब एक बर्फीली नज़र लोकस की नज़रों में गाड़ी। मुझे तुम्हारी आंखें चाहिए, क्या तुम इन्हें डोनेट करना पसंद करोगे? वो नहायत शरीफ वाले अंदाज में प्योर इंग्लिश में बोलता इससे पूछ रहा था, लेकिन उसकी बात सुनते लोकस की हवाइयाँ उड़ी। नो 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 नो, हु आर यू? वो अब घबराहट के मारे अपनी घुटी आवाज़ को मुश्किल करने लगा। अ साइको लवर, वो डबडबे लहजे में बोला, लेकिन लोकस की पसीने छुटवा गए। जिसे आखिरी बार पूछा और इसके बाद विल यू ना पूछने का इरादा किया। लोकस अब भी ना की गर्दन रटता चला गया था। जब वो मजीद लोकस के करीब आया और देखते ही देखते हाथ में पकड़ा पहने उसकी गर्दन में दे मारा। लोकस एकदम शदीद दर्द के मारे तड़प उठा, आंखें ऊपर छत की जानिब ठहर सी गई थी और कुछ ही देर लगी थी कि वो नौजवान अपनी आंखें खुली रखने में नाकाम हो गया था। हाथ में पकड़ा थैला बेजान हाथों से छुटता ज़मीन पर जा गिरा। प्यार से कोई चीज़ मांगो तो कोई देता क्यों नहीं है? वो लोकस के बेजान वजूद के पास ज़मीन पर बैठते यकटक देखने लगा। तो उसने भी मना किया था जब इसका प्यार मांगा था, और जब तुम्हें पता है उसने भी नहीं दिया था। वो अलती पालती मारे वहीं बैठता दीवाना और बोला, मानो सामने कोई बेजान शाह मौजूद नहीं बल्कि कोई जीता जागता इंसान बैठा है और इसका बहुत पुराना दोस्त है जिससे वो अपने दिल की बातें कर रहा था। और फिर पता है मैंने क्या किया? बोला ऐसे जैसे वो अब पूछेगा, बताओ दोस्त क्या किया तुमने? मैंने वो रात इस पर कहर बर्पा किया। वो रहती दुनिया तक मुझे ना भूले। वो जब मुझे देखे इस रात को याद करे, इस कहर को याद करे, इस दहाड़ को याद करे, अपने ज़ख्मों को जब देखे उसे नौफल खानज़ादा याद आए। मैंने प्यार से मांगा था ना, क्यों नहीं दिया? उसने सिर्फ एक रात के लिए सौंप देती अपना आप मुझे, मेरे जज्बात ठंडे हो जाते, लेकिन नहीं, मुझे नहीं मिलती कोई चीज़ आसानी से, मुझे छीननी पड़ती है। अब उसे भी छीन लूँगा। इस दहशत गर्द से बड़ी दहशत फैलाता है ना। मेरी दहशत नहीं देखी अभी। क्या वाकई एक बार वो रास्ते से हट जाए तो मेरी मोहब्बत, मेरे जुनून, मेरी जिम्मल मेरे पास होगी ना? इस वक्त वो सेंटर जैसे छूटा कोई बरसों पुराना पागल लग रहा था जो ऐसे मुर्दा शख्स से बात कर रहा था जिसी के सामने दर्द से तड़पता हुआ मरा था। तुम उठो, जवाब दो, वो मेरी होगी ना? बोलो, तुम चुप क्यों हो? बोलो ना। वो लोकस का वजूद झंझूरते पूछ रहा था, लेकिन वो साकत था। गले से निकलता खून सुर्ख माया वाशरूम की सफ़ेद मार्बल को भी अपने रंग में रंगता सुर्ख कर रहा था। उठो, जवाब दो, बोलो, वो मेरी होगी ना? नौफल पर पागलपन तारी होने लगा था। उसे शदीद गुस्सा आ रहा था जवाब ना मिलने पर, और फिर उसने क्या किया? इस मुर्दा की गर्दन पर इस पेन से दिल दहला देने वाले आर्ट बनाने लगा। वो पागल लग नहीं रहा था, वो पागल हो चुका था। दीवाना वारों से मारता चला गया और बोलता जा रहा था, जवाब दो जिमल, मेरी होगी ना? वो मेरी नहीं हुई तो इसे इस पाशा कोई भी नहीं रहने दूंगा, मार दूंगा, उसे भी अपने हाथों से दफन भी कर दूंगा। वो कैसे किसी की होगी? बताओ तुम, बताओ ना। बोलो। उसके आंसू खोते चले गए। आखिर में थक कर खुद पीछे हटा और पीछे दीवार से टेक लगाए आंखें टांगें सीधी कर गया। कितनी देर बैठा लोकस को देखते रहा और फिर खुद में ही हंसने लगा। फिर सख्त हंसता चला गया, यहाँ तक कि आंखों में पानी भर गया, लेकिन वो हंसने से बाहर नहीं आया और हंसता चला गया। तुम्हारे लिए एक क्या सैकड़ों खून करने को तैयार हूँ जिमल बीबी, तुम्हारे खुद का भी। उसके लहजे में वहशत थी, दिल दहला देने वाले वहशत। डॉक्टर विलियम के साथ मिलकर उसकी आंखें अहमद को डोनेट कर दी गईं और ये काम इतनी महारत से किया गया किसी कानो कान खबर तक ना हुई। जिमल को सुबह तक होश नहीं आया था। उससे ज़्यादा खून बह जाने की वजह से उसे खून की ज़रूरत थी और यक्कू तो था ही हर बार की तरह हाजिर। इसका ब्लड ग्रुप अब से यूनिक होने की वजह से वो सबको खून दे सकता था, लेकिन खुदा न खासा इससे कभी ज़रूरत पड़ती सिर्फ अपने ब्लड ग्रुप वाले से ब्लड ले सकता था। जब इस ब्लड का अरेंज होना भी वक्त पर बहुत मुश्किल था। यक्कू सोफ़े पर लेटा था, बाजू पर ड्रिप लगी थी और वो दूसरी हाथ से अपने मोबाइल में कुछ काम कर रहा था। बच्चों को सुलाकर मिशी भी इनके पास बैठी थी।
जमल को ड्रिप लगाकर कोमल पामीर के पास चली गई थी उसे दवाई देने, और इसकी जो टांग और हाथ नहीं हिल नहीं रहे थे, अब उसके हिलाने की प्रैक्टिस करवा रही थी। वह साकित था, बिल्कुल साकित, नजरें सामने दीवार पर मरकूज थी, सोचे कहीं और उलझी हुई थी। चेहरे पर कुर्ब की इंतहा थी। कोमल बार बार इसका चेहरा देखती और फिर प्रैक्टिस करवाने लगती। अपनी बात पर तुम शर्मिंदा हो? और बोलना शुरू हुई। पामीर का अंग अंग समात बन गया था। तुम्हें होना भी चाहिए। तुम्हारे पीछे से ज़ियाल ने मुझे बहुत सपोर्ट किया। वो हमारी फैमिली का वो मेंबर है जो हमेशा ऐसा कदम उठाता है जो सबको जोड़ कर रखे, टूटने ना दे। वो जमल को मेरे पास लाया था, उसका दिल मेरी तरफ से साफ़ किया। मैं नहीं जानती कैसे, लेकिन तब मैं अपनी सारी गलतियों पर तौबा कर गई। मैं गलत थी पामीर के, वो तुम सबको मुलाज़म बना कर रखता है। बोलते हुए उसकी आँखें धीरे धीरे नमकीन पानी से भरती गईं, जबकि पामीर उसे अब तक साकत सा बैठा खाली नज़रों से देख रहा था, जिनमें उसकी सुनते गुलाबीपन बढ़ता जा रहा था। वो तो बिना खून के भी सब पर जान देता है, लेकिन इसे हमने क्या सिला दिया? जिस औरत की आंखों में वो एक आंसू नहीं आने देता, उसने कल अपने जान लेने की कोशिश की और हम कुछ नहीं कर सके। जमल के जिक्र पर उसकी आंखें हैरत से फटी। इस बात पर उसका दिल किसी गहरी खाई में डूबा था। उसकी ज़बान काट क्यों नहीं गई कि उसने ऐसे अल्फाज इस्तेमाल किए जो एक शख्स के साथ साथ सबकी ज़िंदगियों पर बुरा असर छोड़ गए। वो कल से भूखी है, शदीद बुखार में तप रही है। माँ के बगैर बच्चों की हालत बुरी है। उनके बाप का कुछ अता पता नहीं है। ये क्या कर दिया तुमने पामीर? वो मर जाएगी अपनी अभी जान के बगैर। उस बात पर अब दुश्मन भी ईमान ला चुके थे। वो दो ऐसे नफ्स थे जो आलमी अरवा में मिल चुके थे, और मिले भी ऐसे कि दुनिया में आकर अपने जुनून से पत्थर तक को बुलवा लिया। जो लोग इनसे नफरत करते थे वो भी इनके सामने हार मान चुके थे, जैसे कोमल मान गई थी। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। वो सर झुकाए अपनी छलकती आंखों को बेदर्दी से रगड़ गया। दिल बुरी तरह से काम गया था। मुझे यकीन है पाशा वापस आएगा। वो पाशा है, उसे पकड़ लेना इतना आसान होता तो इतने सालों से ये फोर्स उसके पीछे ख्वार ना होती। क्या अतमाद था लाइज में, लेकिन मैं चाहती हूँ वो जब आए तुम मुझसे माफ़ी मांगो। वो मलंग आदमी है, माफ़ कर देगा। हाँ वो था, वो अपने रिश्तों के मामले में मलंगों से भी कहीं आगे था। पठान था ना, रिश्तों में दुश्मनी का हो या दोस्ती का रिश्ता दुश्मनी का हो या दोस्ती का दिल की तरह से निभाता था। और बात जब अपने रिश्तों की आती थी तो कौन से अपने एहसास वो सबसे परे थे। सिर्फ मोहब्बत होती थी उसकी, और अगर माफ़ ना किया तो लहजे में कहीं दूर ना उम्मीदी सी झलकी। लफ्ज़ भी तो कितने बड़े थे जो भलाई भी कभी ना भूलें। तो पैर पकड़ लेना, सीने से लगा लेगा। पामीर ने नज़र उठा करके नक्कियों से उसे देखा। क्या ये वही कोमल थी? क्या वाकई ये वही थी जो हर वक्त इन भाइयों के लिए मुँह से आग उगलती थी? और आज उसके अल्फाज नरम थे, चाशनी से भरे, फूल से रूह को सुकून देने वाले पुरुमीद। क्या नहीं था ये वही कोमल थी? रब से तौबा करके ये हर कोई बदल जाता है, दिल फिर जाते हैं। अगर कुछ नहीं बदला तो वो लोग नहीं बदलते जो अपने गुनाहों पर पर्दा डाले दूसरों गुनाहों पर नज़र रखते हैं। अगर ऐसा ना हो तो कितना अमन होगा ना हर जगह। मुझे तुम्हें किस करनी है? कोमल जवाब तक नॉर्मल खड़ी थी। पामीर की एकदम फरमाइश पर बुरी तरह से गड़बड़ा गई। मेरा मतलब क्यों बुरी तरह से खिलाई? ये भी वो जंगली कोमल नहीं थी जो पामीर की अपनी गर्दन पर एक निशान देने पर बदले में इसकी गर्दन पूरी लाल कर देती थी। बस ऐसे ही प्यार आ रहा है तुम पर। वो बोलते ही कोमल को कलाई से थामे अपने ऊपर खींच दिया, और भी नरम पड़ती सीधा उसके सीने पर आ गिरी थी, करीब, बेहद करीब, जहाँ दोनों की गर्म सांसों का तबादला हुआ था। जज्बातों का समुंदर उठा था, आंखें गवाह बनी थी। पामीर ने बड़ी अकीदत से उसके चेहरे के दिलकश पुरकशिर नकूस को चूमा। लाम से उसकी शिद्दत साफ झलक रही थी। उसके लम्स पाकर कोमल का चेहरा सॉफ्ट गुलाल सा होता चला गया। आंखें बंद की हुई थी, जब अपने होंठों पर उसके सुलगते होंठ महसूस करते करंट खाकर पीछे हुई। दिल बुरी तरह से हथेली पर धड़कने लगा। उफ, इसकी लौ देती नजरें जिस्म के आर पार होती महसूस होने लगी थी, लेकिन वो कोमल थी, जल्दी खुद को संभाल गई। तुम्हें अब ऐसे नहीं खींचना चाहिए मुझे। वो अपनी चेहरे की बढ़ती हया की सुर्खियों पर मुश्किल काबू करते बोली। क्यों, अब क्या हो गया? उसके चेहरे का नजरों से तवाफ करती शिद्दत से बोझल होती आवाज़ पूछा। अब मैं उसे समझ नहीं आई कैसे बताया। उफ, ये लम्हा कितना मुश्किल था। मैं तुम बोलो भी। वो बेचैन सा होने लगा। इससे पहले वो बताती। सुदर्श दरवाज़ा नॉक करते ही याकूत मौस आपको बुला रहे हैं बीबी साईं, कहते चला गया। मैं आती हूँ। वो अपनी कलाई छुड़वाती जल्दी से उसकी नज़रों से गायब हो गई। इसके जाते वो सारे जज्बात भूलता फिर से गहरे मलाल में डूब गया। बोतल पूरी हो चुकी थी। तभी कोमल ने सुरेंज याकूत की बाजू से निकाली। ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स खाया करो, तुम बहुत खून देते हो। वो साथ ही डॉक्टर बनती ताकीद करने लगी। यही खून कभी पाशा ने बह जाने से बचाया था। आज अगर इनकी जान बचाने के लिए जिस्म के खून का एक एक कतरा देना पड़ा तो याकूत मिर्ज़ा वो भी निचोड़ जोड़ कर दे देगा। क्या मोहब्बत थी कोमल। एक पल को देखती रह गई, फिर मिशी को देखा। और इसका क्या होगा? मिशी को देखते पूछा। वो याकूत को किनखियों से देखती देखती कोमल की बात पर उसे देखती थोड़ी मुतज़ब्ज़ब सी हुई। इसका क्या होना है? ये भी तो सारा दिन खून चूसती रहती है, चुड़ैल ना हो तो। साहब वो मिशी का खून जला रहा था, जिस पर मिशी सुर्ख होती अपने पीछे पड़ा कुछ उठाते इसके सर पर मार गए, बिना कोमल का लिहाज किए। लेकिन याकूत मिर्ज़ा इन मर्दों में ऐसे नहीं था जो सबके सामने बीवी के समल को अपनी मर्दानी की तौहीन समझे। वो इसे अपनी इज़्ज़त अफजाई समझता। वहाँ से 9 2 11 हो गया। मिशी भी इसको अलग अलग लक़ब से नवाजती इसके पीछे ही भागी। कहा था ना ये दोनों मियाँ बीवी कम शरीफ ज़्यादा लगते हैं। कुछ ही पल जमल को होश आने लगा। उसकी आंखें भी पूरी नहीं खुली थी कि उसके ज़हन में लफ्ज़ गड़मड़ से होने लगे। पाशा, दहशतगर्द, फांसी का ऐलान,
मुनव्वर का कातिल। हुकूमत ने पाशा को वहाँ के बंद किए। बुरी तरह से घबराते हुए बेडशीट मुट्ठी में जकड़े गए। सर वे इख्तियार नफी में हिलता जा रहा था। जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि सेठ मुनव्वर बेग के कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। हुकूमत ने इनको फांसी देने का ऐलान भी कर दिया। लफ्ज़ ज़हन में गूंजे, पूरे कमरे में गूंजे। मुट्ठियों की गिरफ्त अमल पर मजबूत हुई। नहीं नहीं नहीं, मेरे हबी नहीं चाहिए, मुझे वो हबी चाहिए। वो बंद आंखों के साथ ही चलाने लगी। जब कोमल, जो इसकी ड्रिप ठीक करती अभी बाहर जाने लगी थी, इसकी आवाज़ पर मुड़ी और दौड़कर इसके करीब आई। जमल जमल, तुम ठीक हो? हबी, मेरे हबी कमज़ोर नहीं है। इसकी चीखें बढ़ रही थी और वो आवाज़ खो रही थी। जमल जमल, आंखें खोलो। जमल प्लीज़ आंखें खोलो। वो बुरे ख्वाब में दबती जा रही थी। बंद आंखों से ही गर्म से आल भल भल कर निकल आते। उसकी तरफ देख कोमल की आंखें नाम होने लगी थी। हबी, वो एक चीख के साथ आंख खोलती करांट खा कर उठी थी। हबी, मेरे हबी कहाँ है? कोमल कोमल, मेरे हबी यहीं है, वो यहीं है, अभी आ जाएगा। कोमल का दिल उसकी हालत देखकर फटने को था। वो एक बच्ची थी और जैसे अपनी माँ के लिए तड़पी थी। कभी कभी एक इंसान भी कितना ख़तरनाक हो जाता है ना दूसरे इंसान के लिए, कि इसकी मौत की वजह बनने लगता है। कहाँ है कोमल, कहाँ है मेरे अभी? वो ड्रिप लगे हाथ से कोमल का बाजू था। मैं पागलों की तरह पूछ रही थी। बाल भी कर चुके थे। तेज़ बुखार ने एक दिन में ही इसके चेहरे की रौनक कितना मान कर दिया था। बोलो। उसकी खामोशी देखो, चीख पड़ी था। अभी मिशी भी अंदर आई और जमल की ये हालत देख वो दौड़ती बेड पर इसके करीब आई। तुम सब झूठे हो, कोई नहीं ला रहा मेरे अभी को, मैं खुद जाऊंगी। कहते वो दोनों को ही रोकने का मौका दिए बगैर अपने हाथ पर लगी ड्रिप भी दर्दी से खींच चुकी थी और वो दोनों तो बस रोकती रह गई। हाथ से कंट्रोल सिर्फ वही शख्स कर सकता था। मैं लाऊंगी अपनी अभी को, छोड़े मुझे। वो अब ना आप दोनों छुड़ाती बेड से उतरने लगी थी कि मिशी ने उसे बाजू पकड़कर वापस खींचा। पागल मत बनो, वो चिल्लाई थी। ये देख जमल का दिल धक से रुका। वो चिल्ला रही थी इस पर जिस पर उसके अभी कभी तेज़ आवाज़ नहीं करते थे, और अब सबको इसको चिल्लाकर चुप करवा रहे थे। लग रहा है तुम दयाल खान अफंदी की बीवी हो। बच्चे तुम्हारे कल से तड़प रहे हैं, बिलक रहे हैं। क्या इन पर तुम्हें तरस नहीं आता? कितनी खुदगर्ज बन गई हो जमल। तुम्हें तुम्हारा अभी चाहिए, इनको माँ चाहिए। वो बोल रही थी और जमल खामोश बहते आंसू को जब्त करने की कोशिश करती उसे सुन रही थी। दिल सूखे पत्ते की तरह लर्ज रहा था। मेरे अभी को ला दे। अगर मैं भी, वो गुटी गुटी सी आवाज़ में बोलती इल्तिजा करने लगी। जब ये देख कोमला, मिशी का दिल मुंह को आया था। मिशी ने तड़प कर उसे अपने सीने से लगा लिया था। जब इसकी आगोश पाती वो तड़प कर शिद्दत से रो दी। मम, मेरे अभी को ला दे, मैं उनके बगैर मर जाऊंगी। उसकी आवाज़ में तड़प मज़ीद घुली थी। नहीं मेरी जान, तुम्हें कुछ नहीं होगा, जयाल भाई आ जाएंगे। वो इसे दिलासा दे रही थी या खुद को। कोमल से ये सब नहीं देखा कि उसने ना चाहते हुए भी जमल की बाजू पर नींद का इंजेक्शन लगा दिया, जिसका असर आहिस्ता आहिस्ता इस पर होने लगा। मम, मेरे हबी नशातारी हो रहा था। मिशी ने कुर्ब से कोमल को देखा। यही रास्ता था। वो बेबसी से बोलती अपनी आँख के नारे साफ करती वहीं बैठी रही। दोनों ही इस वक्त बड़ी बहनों की तरह उसे संभाल रही थी, जबकि बच्चों के पास बल्लास था। सुबह से वही इनकी माँ बना हुआ था। भाई बंदे थे आ रहे हैं और वो भी आ रहे हैं। बल्लास बाहर से आता फूलती सांस को बहाल करते बोला। यकीनन वो भागता हुआ आया था। याकूत वहीं सोफे पर बैठ अपनी क्लैशकोव में गोलियां मार रहा था। इसकी एक मैगजीन उसके दुश्मनों पर भारी थी, क्योंकि वो ताक ताक कर निशाना लगाता था जो कभी चूकता नहीं था। उसे जब से पाशा ने निशानेबाजी सिखाई थी, तब से वो इस काम में दुश्मनों के छत्ते में एक ख़तरनाक शूटर के नाम से जाना जाता था। उनके साथ तुम रहोगे। मुझसे तो वो वैसे ही नफरत करते हैं। साथ ही चेहरे पर कुर्ब का साया सा लहराया, जैसे कुछ माजी की कोई याद आई हो। और बने पाशा की महबूबा। बल्लास भी कुलस कर बोला था। इससे न जाने कि अपना भाई अपने बाकी के दो भाइयों से भी शेयर करना बर्दाश्त नहीं होता था। जमल को तो दिल से बर्दाश्त कर रहा था। आखिर को बहन बोला था, दिल से बोला था। सारी मैगजीन यही खाली करते, दूसरी बनने में भी मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होगी, लिहाजा अपना मुँह शरीफ बंद रखें। मिस्टर शाह लफ्ज़ दांत पीस कर बोला। दोनों की जंग अजीम हो ही रही थी कि बाहर फिजाओं में टायर चिरचिराने की आवाज़ बुलंद हुई, और कौन नहीं वाकिफ था इस आवाज़ से। इस शख्स के ब्रेक लगाने का अपना ही अंदाज़ा। याकूत और बलास बाहर की जानब देखते ट्रांस की कैफियत में उठते चले गए। आंखों में हैरत खुशी दोनों एक साथ दाराई। वो वही था जिसने एक दिन और एक रात सबकी सांसें बंद कर रखी थी, जहाँ हथेली पर रखवा रखी थी। वो पाशा था, वो इनका भाई था, इनकी जान, इनकी कुल कायनात। ब्लैक पैंट कोट में वाइट शर्ट, बाल पीछे की जानब, जिनकी कुछ जुल्फें आगे माथे पर बिखरी पड़ी थी और इसकी पर्सनैलिटी को मज़ीद पुरकशिश बना रही थी। 25 लाख का सूट, 6 लाख के जूते, 17 लाख की ब्रांडेड वॉच पहने वो शख्स कहीं से नहीं लग रहा था कि इसे गिरफ्तार किया था। यहाँ तक कि उसे हाथ भी लगाया गया हो। उसकी शर्ट किसी भी किस्म की सिलवट से पाक थी। चेहरे पर संजीदगी रकम थी। अपने हाथ में पकड़ी गन छोड़ते दोनों दौड़कर दयाल की जानब गया और जाते उसके दोनों कंधों से ऐसे लगे कि वो गिरते गिरते बचा। हाथ दोनों पहलू में गिरे हुए थे। यकीनन वो इन दोनों के इस तरह खुद से हाथ लगने पर हैरान था, बहुत ज़्यादा, जिसके आसार उसके थकन ज़्यादा चेहरे पर साफ वाज़े हुए थे। कितनी देर उसके कंधों से लगे उसे महसूस करते रहे। दोनों की आंखें नम हुई थी, दिल की धड़कन बढ़ी थी। भाई आप ठीक हैं? आपको कुछ नहीं हुआ? बल्लास बुखलाया सा पीछे हटता उसे टटोलने लगा। जब हाथ एकदम रुके, नज़र उसकी वाइट शर्ट पर गई जहाँ इस वक्त खून के सुर्ख धब्बे पूरे आबताब से चमक रहे थे। ये देख बल्लास की जान निकली थी, सारी याकूत की भी। ये क्या है? क्या हुआ आपको? भाई बताएं ना। ऐसे खामोश खड़े देख दोनों ने बेचैन से उठ दी। ये गाड़ियाँ कहाँ जाने के लिए तैयार हैं? उसने उल्टा सवाल दागा। आपको ढूंढने के लिए।
उसे हैरत हुई। जी बारका जो इसके चेहरे से साफ पता चल रही थी। हाँ, आपको पुलिस ने अरेस्ट कर लिया था ना। इससे ज़्यादा वो दोनों हैरान हो रहे थे। क्या बकवास है, इनकी इतनी औकात। वो बुरी तरह से बपरा था। बल्लास और याकूत दोनों ने एक दूसरे को भैया को देखकर, लेकर वो न्यूज़ अब की बार वो एंकर याद आया। कौन सी न्यूज़? वो मीडिया पर चल रही थी। बल्लास अटक अटक कर बोला, वाट, वो मीडिया पर चलाएगी? जैसे वह इस न्यूज़ से बाखबर था, उसने झट से मोबाइल निकाला था। अब याद आया, मोबाइल तो डेड पड़ा था कल सुबह से ही। अपना मोबाइल दो। उसकी हाथ आग करते याकूत ने अपना मोबाइल उसे फ़ौरन संभाल। जिस पकड़ते उसकी उंगलियां स्क्रीन पर तेज़ी चली और एक नंबर मिलाए। थोड़ी देर में वो कॉल उठा ली। मुझे इस एंकर का साथ धड़ से जुदा चाहिए। उसकी हिम्मत कैसी हुई मुझे डबल क्रॉस करने की। मुकाबिल के कॉल उठाते वो सीधा धाड़ा था, जिस पर मुकाबिल थोड़ा गड़बड़ा सा गया और कुछ बोला, जिसके बाद उसने वही फ़ोन को उसे ज़मीन पर दे मारा। याकूत कभी उसे हैरत से देखता, कभी ज़मीन पर पड़े अपने फ़ोन को। वो मामला समझने की कोशिश कर रहा था। उसे समझ भी आ भी गया था। जितना सा वो पाशा के साथ रहा था, वो कैसे भूल सकता था कि वो पाशा था, जिसे किसी का बाप भी हाथ नहीं लगा सकता था। इसी वक्त ज़मीन पर पड़ा याकूत का मोबाइल बजने लगा। उसने जाकर नीचे पड़ा अपना मोबाइल उठाया, जिसकी स्क्रीन पूरी तरह से क्रैक थी। सामने उस्मान का नाम जगमगा रहा था। उसने कुछ सोचते कॉल पिक की और फ़ौरन फ़ोन स्पीकर पर डाला। ये मैं क्या सुन रहा हूँ? याकूत पाशा को गिरफ्तार कर लिया गया। इसकी आवाज़ में हैरत भरी थी। वो शौक था बहुत बुरी तरह। हाँ, तुम्हारी माँ ने आकर बेल करवाई है। उसकी स्पीकर से उभरती आवाज़ सुनते पाशा को लस्तदान पीस कर बोला। उसकी आवाज़ सुनते वहाँ उस्मान ने ऐसी आँख मूंदी जैसे बरसों से बिछड़ी अपनी महबूबा की आवाज़ सुन ली। कहते तो सारी ख़ानदान भेज देता। तुम हुक्म करो जाने मन। आगे से वो थोड़ा शौक हुआ, जिस पर याकूत और बल्लास वो मुश्किल अपनी मुस्कुराहट ज़ब्त करते छपाने लगे। उस्मान की उर्दू थोड़ी कमज़ोर थी। वो मुज़क्कर मोनस में अक्सर गड़बड़ कर जाता था। शट अप, वो शट अप कॉल देता। थकी थकी सी चाल चलता डेरे पर गया और जाते ही सीधा सोफ पर डैसा गया। जिस्म का एक एक अज़ू तक दुख रहा था कि बस आँखें बंद थी। गुजरा दिन और रात फिर से याद आई। ये रात और समेत अब बहुत से लोग कभी नहीं भूलने वाले थे। याकूत और बल्लास भी इसके पीछे पीछे आए। पाशा उसकी बंद आँखें देख धीरे से बोला, सिर्फ उनकारा भरा आँखें और नस बांधी चेहरे की थकन साफ आ जाती। जिमल वो रुका जब इस जांग नाम पर वो पट से आँख खोलकर सीधा हुआ और इसे ऐसे देखने लगा जैसे कह रहा हो क्या। जिमल ने भी वो न्यूज़ सुनी थी। ये हुआ था असल धमाका। पाशा के सर पर वो करंट खाकर एकदम उठा कर दोनों पे साख्ता एक एक कदम पीछे उठा गए और सर मजीद झुके। फिर कहाँ है वो? बोलो। कमरे में। उसके अटक अटक कर बोलने पर लानत भेजते वो सीधा अपने कमरे की जानब जाने लगा। जब याकूत की आवाज़ सुनाई थी, उसने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। जाल के कदम रुके। उसकी तो गोया दुनिया ही रुक गई थी। उसने हैरत से पीछे मुड़ते याकूत को देखा। वो सांस नहीं ले रहा था। दिल के साथ वो भी जैसे बंद हो गई थी। सिर्फ एक जुमला जो उसके कानों में गूंज रहा था। उसने अपनी जान लेने की कोशिश की। जाल को यकदम सहारे की ज़रूरत महसूस हुई और फिर कुछ नहीं देखा। वो तड़प कर अपने कमरे की जानब दौड़ता चला गया और इसका कमरा सबसे आखिर में था। तब भी वो कुछ की सेकंड में कमरे तक पहुंचा। रुकी सांसों के साथ कमरे में दाखिल हुआ। सामने कोमल और मिशी इसके पास बैठी थी। जब इसकी नज़र खून की ड्रिप पर गई, दिल जैसे हलक में आया था। ओके। वो छोटे छोटे कदम उठाता इस तक आया जब मिशी और कोमल ने उसे देखा। वो दोनों बेसाख्ता उठती चली गई। उसे सही सलामत देख दोनों की आंखें चमकी थी, लेकिन उसके सोते हुए चेहरे को देख चमक बुझी। वो मरे मरे कदम उठाता अपनी जमल तक आया था। नज़र हाथ की कलाई पर गई। देखते जब से आंखें भींचता उसके करीब ही बेड पर गिरा था। बेसाख्ता बेख्तियार बेजान कौन सी तकलीफ से नहीं गुजरा था। वो जुमला दिमाग में अब तक घूम रहा था। उसने जान लेने की कोशिश की। ये जुमला इस हाल की जान निकाल गया। वो तो मर कर भी नहीं सोच सकता था कि इसकी गुलाले ऐसी कोई हरकत कर जाएगी। वो कैसे करगी? उसे उसका ख्याल नहीं आया। उसे अपने खान का ख्याल नहीं आया, जो उसको देखकर सांसें लेता था, जो उसको देखकर जीता था। उसके बगैर तो वो मर जाता। ये उसने क्या कर लिया था? उसे अब तक यकीन नहीं आ रहा था। एक मोती आंखों से टूट कर नीचे गिरा। तभी याकूत और बल्लास भी अंदर आए। उसने कैसे सुनी न्यूज़? वो सर लहजे बोला जब मिशी की अपनी जान हलक में अटकती महसूस हुई। इससे बल्लास ने डरते डरते LCD की जानब इशारा किया। जब ज़याल ने गर्दन मोड़कर पीछे दीवार की जानब देखा और फिर देखते ही देखते उठकर इसे दीवार से उखेड़कर ज़मीन बोस कर दिया और पीछे पैंट में अड़सी रिवॉल्वर निकालते 6 की 6 गोलियां इसकी स्क्रीन पर दे मारी। कोमल और मिशी ने एकदम इससे खौफ खाते अपने कानों पर हाथ रखे। किसने चलाई थी ये? वो सीधा दहाड़ा था, क्योंकि जिमल की आदत से वो वाकिफ था। उसे इन चीज़ों का शौक नहीं था। उसके सवाल पर मिशी मजीद काम लेंगे। इससे पहले वो कोई जवाब देता, जिमल धीरे से कसमसाने लगी। इंजेक्शन आई हालत में भी अपने अभी की आवाज़ वो सुन चुकी थी। उसे आवाज़ आ रही थी। इसी आवाज़ के लिए तो वो कल से तड़प रही थी, शदीद बुखार में तप रही थी। आखिर को इस जालिम शख्स की आवाज़ जिमल की समात थी उसे लुटाने लगी थी। उसकी रुकी सांसें बहाल करने लगी थी। उसके दिल की धड़कन को मुतवाज़िन रफ्तार में धड़काने लगी थी। अदालत ने इनको फांसी देने का हुक्म जारी कर दिया। जुमला फिर से कानों में गूंजा, अदालत फांसी, दहशतगर्द, कातिल, मुनव्वर। अल्फाज गट में डोलने लगे। कमल पर इसके नाजुक हाथों की गिरफ्त एकदम मजबूत है और वो होती चली गई। वो नींद में भी जहरीला बड़बड़ाने लगी थी। हाँ हबी सरनफी में हिल रहा था मुसलसल। जब इसकी इतनी सी बड़बड़ाहट भी ज़याल इतनी दूर खड़ा भी सोच गया, महसूस कर गया। वो हाथ में पकड़ी गन ज़मीन पर फेंकता इसकी जानब एक ही जस में लपका। जी हबी का बच्चा इसके तपते चेहरे पर किसी अजियत में
उसने जवाब दिया था। ये सिर्फ वही जानता था। उस अपने बगैर उसकी ये हालत देख उसे अपनी जान निकलती महसूस हुई। अभी जी जी आंखें खोलो, देखो अभी यहीं है। प्यार से उसके बाल सहलाते नायत नरमी से उसे उठाया। सबकी नज़रें उन्हीं दो पर मरकूज थी। बिलाशक वो दोनों एक दूसरे के बगैर अधूरे थे। जितने प्यार से वो उसे उठा रहा था, वो कैसे ना अपने अभी के लिए ये सब करती। दुनिया में वह शख्स वही तो मिला था खुद पर जान देने वाला, कैसे ना जान देती वो अभी वो अब तक आंखें बंद किए धीरे धीरे ज़ेरे लब बड़बड़ाती गई। जब जयाल ने कुर्ब से आंखें मीची मुठ्ठियाँ भेजी, उसे खुद पर जीभ भर कर गुस्सा आया। उसने जाते वक्त इसे क्यों नहीं बताया, क्योंकि वह अचानक गुस्से में निकल गया था। लेकिन उसने जो किया ये सब तो खुद ज़याल के वहम गुमान में भी नहीं था। जिम्मल पर इंजेक्शन का असर था, लेकिन वो अपने जलते हाथों में ज़याल का हाथ मजबूती से थाम गया। वो तो बस देखता रह गया। उसकी हालत देख ज़याल की आंखों को गुलाबीपन बढ़ता जा रहा था। अदालत, फांसी, दहशतगर्द, कातिल, मुनव्वर अल्फाज गूंजते। उसने अपने हाथों ये गिरफ्त ज़याल के हाथ पर मजबूत की। नहीं नहीं मम, मेरी अभी का कमज़ोर नहीं 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 अभी। वो धीरे धीरे अपनी आवाज़ बुलंद करती चली गई, इतनी कि वहाँ मौजूद नफूस को अब उसकी इस हालत पर तरस आने लगा था। अभी जी अभी की जान आके खोलो, देखो अभी यहीं पर है, देखो। उसकी मोहब्बत भरी आवाज़ सफ़र करती जमल की समातों से टकराई, जैसे महसूस करते वो धीरे से अपनी सूजी आंखें खोलती चली गई। सामने वो मेहरबान चेहरा नज़र आया। हबी आप आ गए। वो अभी अटक अटक कर बोली थी, आ गया देखो हबी जी अभी की जान। अब क्या वो कभी इसके हबी लफ्ज़ से तंग आ सकता था। ये लड़कियों से दिन में लाख दफ़ा अभी कहती, ये शख्स उसे इतने ही आराम और प्यार से जवाब देगा, ये तय था। इसी आवाज़ के लिए तो वो जीता था, सांस से लेता था। इस वक्त भी वो गुस्सा नहीं कर रहा था, प्यार से उसे कंट्रोल करता था, जिस प्यार से किसी को कंट्रोल करना नहीं आया। ये सब आपको नहीं लाने गए। वो अध खुली आंखों से ही सबको शिकायत करने लगी। सबको मानो पतंगे लग गए। बल्लास तो ज़ेल ने भाभी की चमची बड़बड़ाया, मैं डांटूंगा सबको। उसके डांट लफ्ज़ और जिम्मल की अध खुली आंखें थोड़ी मजीद खुली। उसे कुछ याद आया, इन्होंने मुझे डांटा भी था। अब की बार इसकी बात पर ज़याल ने यकदम कहरबार नज़रों से इन सबको देखा। उसकी नज़र पड़नी थी कि सबका खून न चढ़ता रंग सफ़ेद हो गया, मानो किसी ने मुंह पर सफ़ेद पेंट कर दिया हो। नहीं पाशा, जिमल होश में नहीं है, बल्लास ने कहा। कुछ कहना चाहिए, खुद खामोश रहा। उसे अंदाज़ा था उसने सख्त लहजे में बात की थी, उसे नहीं करनी चाहिए थी। ये भी ज़याल की वजह से ही हुआ था। उसने कभी इन सब के सामने जिमल से सख्त लहजे तक में बात नहीं की। डांटना तो दूर की बात है, वहीं कोमल पर हाथ उठाना इतना महसूस नहीं हुआ था, क्योंकि पामीर सब के सामने इस पर एक बार हाथ उठा चुका था। अब ये भी ज़याल ने अपने अम्बल से अपने भाइयों को सीख दी थी कि शोर के अपने हाथ में होता है कि इसकी बीवी के साथ बाकी सब का रवैया कैसा हो। अपनी बीवी की इज़्ज़त इसका शोर ही करवा सकता है, जैसे ज़याल ने जिमल की करवाई। इस पर सख्त लहजा करना भी सब पर भारी हो रहा था। मैं डांटूंगा सबको, मेरा बेबी ठीक हो जाएगा। उसके माथे पर बोसा देते मोहब्बत पर लहजे बोला। इससे पहले जिमल अपने अभी जान से उनके लिए बंदूक उठवाती। इन सब ने वहाँ से जाने में ही आफियत जानी। अभी अब आप नहीं जाएंगे ना? नहीं, कभी भी नहीं, दो बदू जवाब दिया। अब वो सच में नहीं जान सकता था। जमल उसके जवाब पर एक ज़ख्मी मुस्कुराहट मुस्कुराती, जिसे देख ज़याल का दिल कट कर रह गया। वो जानता था अभी वो इंजेक्शन के ज़ेर असर इतनी नॉर्मल है। ज़याल पर क़यामत आना भी बाकी थी, जिसके लिए वो खुद को ज़हनी तौर पर अभी से तैयार कर रहा था। ज़याल ने झुककर इसके माथे को चूमा और फिर बारी बारी दोनों आंखों को, जिनकी तपश उसे अपने लबों पर महसूस हुई। वो अब तक बुखार में जल रही थी। सबको डांटेंगे अभी। इस पर धीरे धीरे नीम गनूदगी तारी होने लगी थी। हाँ सबको, और तुम मुझे। जहाँ सबको ज़याल का डर था, वहीं उसे अपनी पिद्दी सी बीवी का डर था, उसके कहर का। वो फिर से बेहोश हो चुकी थी। ज़याल वहीं उसके करीब मुकाबिल लेटा धीरे धीरे इसके बालों में उंगलियां चलाने लगा। चेहरे पर संजीदगी रकम थी। उसे अब तक यकीन कर पाना मुश्किल हो रहा था कि जिमल ने अपनी जान लेने की कोशिश की। ये सोच ही ज़याल के लिए जानलेवा थी। वो तो उसकी आंखों में नमी तक बर्दाश्त नहीं करता था, और ये सब किस सज़ा से कम नहीं था उसके लिए। पामीर की बातें उसे सीधा दिल पर लगी थी, और लगी भी ऐसी कि उसका दिल ही किच्ची किच्ची कर गया। वो जानता था पामीर बदगुमान है, लेकिन लफ्ज़ तो निश्तर होते हैं, मुंह से निकलते ही सीधा दिल में खुप जाते हैं। वो नहीं देखते कि कहने वाला हकीकत से अनजान है या इसका वो मतलब नहीं था। लफ्ज़ निश्तर होते हैं, रूह तक ज़ख्मी कर जाते हैं। वो अपनी कैफियत किसी पर ज़ाहिर नहीं करना चाहता। तभी लंबे डींग भरता बाहर निकल गया। पीछे जिमल की आवाज़ भी नहीं सुनाई दी, जिससे सिर्फ पुकारती रह गई थी। वो डेर पर मौजूद लोगों को अपने पीछे आने से इनकार करता, खुद अपनी गाड़ी निकालता निकल चुका था। कितनी देर वो बेमतलब सड़कों पर अपनी गाड़ी दौड़ाता। रज़क में नज़रें रास्ते पर मरकूज़ थी, जब अचानक उसके जहन में धमाके से जिमल आई। उसके सामने वो जगह थी जिस जगह उसे धक्का गया था। इस जगह को देखते ही देखते उसकी आंखों में खून भरता चला गया। हाथों की ग्रिप स्टीयरिंग पर मजबूत हो चली गई। जिस हालत को वो कांटा तक नहीं चुभने देता था, उसकी जान उन्होंने खतरे में डाली। देखो, ऑपरेशन न किया तो बच्चे और माँ दोनों की जान को खतरा हो सकता है। गाड़ी का स्टीयरिंग घूमा और रुख सीधा पुलिस स्टेशन की जाने हुआ। स्पीड ओवर थी। इसमें जैसे जैसे गुस्सा बढ़ता जा रहा था, गैस पेडल पर जोर बढ़ता जा रहा था, और वो रास्ते में आई तमाम गाड़ियों को ओवरटेक करता गया। ब्रेक सीधा थाने के बाहर जाकर लगाई थी। सबकी नज़रें इस गाड़ी पर मरकूज़ थीं, जिसके शीशे ब्लैक थे, लेकिन जैसे उसने ब्रेक लगाई थी, सबकी तवज्जो का मरकज़ बना था। गाड़ी का दरवाज़ा खुला, एक पैर बाहर आया, सम चौकन्ना हुए, सर बाहर निकाला, सब सीधे होते खड़े हो गए। अब वो खुद पूरा का पूरा बाहर निकला, और सब हैरत से आंखें फाड़े उसे देखते रह गए। वो पाशा वे था जिसको पकड़ने के लिए वो फोर्स निकालते थे। आज वो अकेला आया था और खुद आया था। कुछ गड़बड़ थी। वो
वही अपनी मगरूर चाल चलता हुआ अंदर दाखिल हुआ, जहाँ पुलिस वाले बैठे ताश खेले थे। कुछ एक जाना बैठे रिश्वत के पैसों से पिज़्ज़ा बर्गर उड़ा रहे थे। इनको पाशा को पकड़ने का काम सौंपा गया था। कुछ ऊँघ रहे थे जब अचानक एक फायर पर सा बढ़ाकर इसकी जान मुतवज्जो हुए। कौन था इनमें जो इस शख्स से वाकफ़ नहीं था? वो सबको छोड़े सीधा मुस्तफ़ा के केबिन में गया था और धार से दरवाज़ा खोलते अंदर दाखिल हुआ। वो सामने किसी फ़ोन पर बात करता खिलखिला रहा था। जब अपने सामने पाशा को तैश में खड़े देखो, उसके हाथ से मोबाइल बेसाख्ता छूटता ज़मीन पर जा गिरा। वो बेसाख्ता अपनी कुर्सी से उठता चला गया। दुआ करो इसकी बीवी को कुछ ना हो, वरना सबको ख़त्म कर देगा। वो अपने अल्फाज कानों में गूंजे, लेकिन ख़त्म करने वो इन्हीं के इलाके में आ जाएगा, ये मुस्तफ़ा ने भी नहीं सोचा था। उसके केबिन के बाहर सारी फोर्स हाथों में बंदूक पकड़े चौकन्ना खड़ी हो गई थी, मानो अभी पाशा को भून देंगे। लेकिन ख्यालों में ये वो प्राइज़ बॉन्ड था जिसे ज़िंदा सही सलामत हुकूमत के हवाले करने पर एक सादा सवालदार भी सीधा ASP के ओहदे पर फायज हो सकता था, या दूसरी सूरत में इस बला को हाथ लगाना अपनी मौत को सरेआम दावत देना था। और यहाँ इतनी जल्दी शहादत के रुतबे पर कोई फायज नहीं होना चाहता था, अभी तो मज़ीद पेट बाहर निकालना था। समझ रहे हो? वो कमरे के बीचों बीच रखे टेबल के करीब आते, कुर्सी पीछे खिसकाते बैठता, दूसरी कुर्सी पर अपनी टांगें सीधी की जैसे ठाठ से बैठा था। मुस्तफ़ा ने बेसाख्त अपना थूक निकलते कुछ गला तार किया। पाशा के हर बार नजरें उठनी थी कि वो वहीं का वहीं बर्फ बन गया। 5 सेकंड है तुम्हारे पास। वो बोलना शुरू हुआ, स्पाट अंदाज में, सूर फूंक देने वाला अंदाज। वो बंदा हाजिर करने के लिए जिसने मेरी बीवी को धक्का दिया था। 5 सेकंड से 1 सेकंड भी ऊपर हुआ या ये पूरा थाना ब्लास्ट होते अगला 1 सेकंड नहीं लगेगा। वो जिस लहजे में बोला था, मुस्तफ़ा के माथे पर बाकायदा पसीने कतरे चमकने लगे थे। 1, वो कदरे ऊंची और करख्त आवाज़ में काउंट करना शुरू हुआ। 2, अगला नंबर, और मुस्तफ़ा के हाथ पैर हरकत में आइए। सर मेरा बंदा कर भी सकता था ऐसा, फिर चाहिए खुद क्यों ना मर रहे। 3, अगला आ सकता था तो उनके साथ मरने में ऐसे कोई मुबालगा पेश नहीं आना था। मुस्तफ़ा बाहर भागा और अपनी सारी फोर्स में से वो बंदा चुन कर लाया जिसको उसने खुद धक्का देते देखा था। 4, आवाज़ मज़ीद बुलंद हुई। मुस्तफ़ा दौड़ता हुआ ऐसे घसीट कर अपने साथ आया, क्योंकि वो कम से कम इतनी दर्दनाक मौत नहीं मरना चाहता था जिसमें से कफन तक नसीब न हो, और सामने बैठे शख्स बगैर कफन के दफन करना अच्छे से जानता था। 5, और वो शख्स उसके सामने काम था, वो बेबस मजबूर, लेकिन सामने बैठा 20 इस वक्त हर जज्बे से आ रही था। उसे कुछ याद था, सिर्फ अपनी बीवी की चीखें, उसका तड़पना, उसका रोना। वो बर्फीली निगाहों से उसे देखता अपने सामने बैठने का इशारा कर गया। जब वो कांस्टेबल कांपता हुआ इसके सामने वाली चेयर पर बैठा जिस पर थोड़ी देर पहले पाशा की टांगें रखी थी, इसके बैठते वो अपनी कुर्सी पर थोड़ा आगे खिसका। जब इसके घसकते वो कांस्टेबल डर कर थोड़ा पीछे हुआ। मैं बगैर वजह के किसी को मारता नहीं और वजह मिलने पर बख्शता नहीं, वहाँ को आँखें डालकर बोल गया, और इस अंदाज में कि इस कांस्टेबल ने बमुश्किल डरते हुए थूक निकला। किसी के कहने पर धक्का दिया था या खुद के हाथों में कोई तकलीफ महसूस हुई थी? सवाल था कि शोर सीधा इसमें फूंकता चेहरे का रंग उड़ गया था। किसी ने कहा था? वो अटकता लेकिन जल्दी में बोला, किसने? एक लड़का था, भूरी आंखों वाला। इसने मुझे पैसे दिए थे इस लड़की को धक्का देने। वो डर के मारे अब अपने बोलने की सकत भी खो रहा था, क्योंकि सामने इंसान ही उसकी मौत बैठी थी। उसका नाम नहीं जानता। उसका जवाब पाशा को नागवार गुजरा था, और इतना शदीद नागवार गुजरा कि अगली पल उसके हाथ में एक तेज़ धारी वाला वुड कटर था, जिसका बटन प्रेस करते हुए इतनी स्पीड में घूमा कि अगर लोहे पर भी रख दो तो लम्हे में चीर कर रख देगा। ये देख कांस्टेबल की आंखें उबल कर बाहर आने को थी। वहीं मुस्तफ़ा जो पहली दीवार से चिपका खड़ा था, अब तो मज़ीद अंदर घुसने को हो गया। खून की धारें पाशा की सफ़ेद शर्ट को सुरखती चली गई। जिन हाथों ने इसकी बीवी को धक्का दिया था उन्हें वो जड़ समेत काटता चला गया। इस कांस्टेबल की दिल खराज चीखें पूरे ऑफिस में गूंज उठी थी। बहुत से लोग वहाँ अपने कानों पर हाथ रखने पर मजबूर हो गए थे, लेकिन कहा था ना, वो 20 बन चुका था। हर किस्म के एहसास और जज्बे से आरी फाक दरिंदा उसकी ग्रे डील सी आँखें इस वक्त किसी भी किस्म के रहम से खाली थी। एक के बाद दूसरा बाजू भी काट चुका था। थाने का फर्श इस वक्त सुर्ख माया से पूरी तरह तर चुका था। नाम, दोनों बाजू काट कर भी वो सिर्फ नाम पूछ रहा था। कैसे जुनूनी बंदा था। हाँ, वो जुनूनी था इस लड़की के लिए, उसके लिए वो पूरी दुनिया तबाह कर सकता था, और कर भी रहा था। नोफ वो बताने लगा था कि ज़्यादा खून बह जाने की वजह से वो दर्द में तड़पता इसी कुर्सी से नीचे मुंह के बल ज़मीन पर जा गिरा। यह मंजर बहुत से लोगों का जी बुरी तरह से मतलाने पर मजबूर कर गया था। पाशा की गैर बार नजरें मुस्तफ़ा की जानिब थी, जिसे देख उसका रंग ऐसा था मानो बदन काटो तो लोग नहीं। सामने टेबल पर रखे टिश्यू बॉक्स से टिश्यू निकालते किस कदर सफाकी से अपने चेहरे पर लगे खून के छींटे साफ करता वो मुस्तफ़ा की जानिब बढ़ आता जैसे कोई जानवर ज़बह करके उठा। मुस्तफ़ा दोनों हाथ दीवार से लगाए सर तक अंदर घुसने लगा। उस 20 का खौफ उसके अंग पर तारी हो चुका था। उसने कहा था वो चीर कर रख देगा, और इसका डैमो वो सबको दिखा चुका था। टिश्यू ज़मीन पर फेंकते अपने पैर के नीचे मसला और मुस्तफ़ा को पीछे गर्दन से दबोचते अपने साथ घसीटते बाहर की जानिब ले जाने लगा। बाहर खड़ा सारा मजमा मक्खियों की झुंड की तरह पीछे हटता उसका रास्ता छोड़ता चला गया। कम से कम इस वक्त कोई बेमौत नहीं मरना चाहता था। बाहर आते उसने मुस्तफ़ा को गाड़ी में अंदर फेंका और खुद ड्राइविंग सीट पर आते सीधा स्टीयरिंग गोल घुमाया और रुख थाने से बाहर का किया। बाकी सब सिर्फ इस इंतज़ार में रहे कि अब इसके बंदों का थाने पर हमला होगा, लेकिन वो इस बात से अनजान थे कि वो शेर अकेला शिकार पर निकला था, उसे किसी की ज़रूरत नहीं थी।
रात की तारीकी चारों से फैल रही थी और बहुत तेज़ी से फैल रही थी। आसमान पर कोई तारा भी चमकने लगा था। अलबत्ता चाँद को आज मुँह छुपाना था, वो कहीं और ही अपनी चांदनी बिखेरने में मगन था। लेकिन यहाँ की तारीकी अब बहुत से लोगों की ज़िंदगियों में भी बनने वाली थी। जिससे पहले वो लोग दिल खोलकर जश्न मना रहे थे, उनके सामने बड़ी सी स्क्रीन पर न्यूज़ एंकर की आवाज़ पूरे हाल में गूंज रही थी। जी नाज़रीन, तो आपको बताते चले, मुल्क के मारूफ सियासतदान सेठ मुनव्वर बेग के कातिल को गिरफ्तार कर लिया, जो कि कोई आम शख्सियत नहीं बल्कि एक ख़तरनाक दहशतगर्द माफिया डॉन है। जी हाँ, पाशा बेग, जिसने एक नहीं आज तक न जाने कितने बेकसूर लोगों को मारा, मुल्क में खुद को हमले कराया और अब यहाँ उनके हाथ में पकड़ी वाइन की बोतल का ढक्कन खुला था और इसकी झाग हिलाकर खोलने की वजह से टेबल और नीचे ज़मीन पर गिरने लगी। सब में खुशी की एक लहर सी दौड़ गई। जिस दरिंदे को वो लोग इतने अरसे से गिरफ्तार करवाना चाहते थे, उसे पुलिस ने अचानक गिरफ्तार करके सरप्राइज़ कर दिया था। ये हुई ना बात। अब आया ऊँट पहाड़ के नीचे। अमान साहब MNA सोफे से उछल पड़े थे। बाकी मौजूद लोग भी इन्हीं की तरह खुश हुए। वो सब धीरे धीरे सबको हम उस पर इकट्ठे करते जा रहे थे और वो खुशी भी तो इतनी बड़ी थी। भाई जिलानी साहब को फ़ोन करो, और को इनकी मेहनत इसमें सबसे ज़्यादा है। कैसर साहब वाइन का गिलास मुंह को लगाते खुशी से जाकर बोले, जिसके साथ ही सिकंदर अमान ने अपना मोबाइल निकाला और साथ ही जिलानी का नंबर डायल किया। कॉल सफ़र करती जिलानी बुला गई, जहाँ इस वक्त वो भी बहाल की दीवार पर नस बड़ी सी स्क्रीन देख रहे थे। अपने मोबाइल पर अमान साहब का नाम देख आगे खोते मोबाइल उठाया और कान से लगाया। कहाँ है सरकार, इतनी बड़ी खुशी आपके बगैर सेलिब्रेट करने में मज़ा नहीं आ रहा। उनके कॉल उठाते अमान की चेक की आवाज़ भरी, तुम सब पर फातिहा पढ़ने वाला भी तो कोई होना चाहिए। ये बोले भी तो ठंडे ठाल लहजे में, जैसे महसूस करते अमान की हंसी गायब हुई। मतलब बेवकूफ़ गधो, अगर पाशा गिरफ्तार हुआ होता तो पुलिस उसे फांसी देने से पहले न्यूज़ ब्रेक क्यों करती। वो तकरीबन धाड़ पड़े थे। असल खौफ तो उसके अपने पिंजरे से निकलने का था, जो इनको यहाँ बैठे बैठे भी खौफजदा कर रहा था। वो कहता था उसे पिंजरे से निकलने पर मजबूर न किया जाए। वो 20 था, निकलता था तो मौत बनकर निकलता था। क्यों न करती अमान अब भी नहीं समझे थे, क्योंकि उसकी फांसी से पहले उसके बंदे हर जगह फैल जाते, तबाही मचाते। लेकिन फांसी देने के बाद न्यूज़ ब्रेक होती तो इन सब की ताकत तो ख़त्म हो चुकी होती। वो लोग चाह कर भी कुछ न कर पाते। तो ये न्यूज़ इनको अपने खुद की आवाज़ की सिखाई से निकलती महसूस हुई। इसने तुम सबको फंसाया, एक जगह इकट्ठा करके मारेगा। वो पाशा है, ऊपर से सोचता है हमारी तरह, नीचे से नहीं। हाँ, तारीफ़ वो जो दुश्मन भी करे, और ऐसा ही है जिसकी तारीफ़ उसके दुश्मन भी करें। अब वह पूछ रहे थे। नीलानी साहब ने गुस्से में टांग टेबल पर दे मारी और बाहर टायर चरचराने की आवाज़ है। मौसम बदलता, तारे छुपने लगे थे, ठंड बढ़ने लगी थी। अवान वो दहाड़े थे रन, अवान रन, वो दहाड़े थे रन। जब अवान काल बंद करते सबको खबरदार करते निकलने लगा, जो कब से बैठे चुपकी सादे उनकी और जिलानी की बातें सुन रहे थे। निकलो साहब, इसके आने से पहले अब सब अपना सामान वहीं छोड़ते बाहर की जाना भागने लगे। फार्म हाउस का दरवाज़ा बूर करते वो लोग जैसे ही बाहर पहुँच में पहुँचे, सामने उनकी मौत पहुंची खड़ी थी। वो इसी में गाड़ी से नीचे उतरा था और वो अकेला नहीं था। वो शेर था, उसके साथ एक और शेर था, जंगल का शेर। एक ही फ्रेम में 2 शेर, एक जानवरों के जंगल का और दूसरा इंसानों के। क्या मंजर था, दिल दहला देने वाला, खून खुश कर देने वाला। उसने इसी पल सिगरेट निकाली, होंठों में दबाकर सुलगाई और इसी पल एक साथ खड़े जंगल के शेर ने पूरी कुआ से धार लगाई कि वहाँ खड़े इन सब की टांगें कांपने लगी। रंग लट्ठे मानो सफ़ेद पड़ने लगा, मानो जिसम का सारा खून निचड़ चुका। इसके पास वो शेर कहाँ से आया भला। वो सेठ मुनव्वर का शेर था, जिसके कत्ल का केस ये सब इस पर स्ट्रॉन्ग करने की सरजोड़ कोशिश कर रहे थे, और वो इसी के शेर को अपने साथ लिए उनके सरों पर उनकी मौत बनकर खड़ा था। हाँ, उनकी हालत देखने लायक थी। पाशा सिगरेट का धुआं वाग विस्फोट करते शेरू के करीब बैठा और इसी गर्दन पर मौजूद घने बालों में हाथ फेरने लगा। वफा का लम्स महसूस करते वो गर्दन गोल गोल तेज़ी से घुमाने लगा। उसके असल मालिक ने उसे आज तक कैद रखा था। उसके नए मालिक ने मिलते उसे आज़ाद कर दिया था। वो पिंजरे में बंद करके उसे इंसानी गोश्त खिलाता था। इसका नया मालिक उसे खुलेआम उसे उसका पसंदीदा खाना खिलाने लाया था। कैसे ना वो इस मालिक की टांगों से लिपटता। कहीं जा रहे थे, उसने किस अदा से ये सवाल किया था कि सब ने बेख्तियार थूक निकला। उसने सच में सबको एक जगह फंसाया था, एक साथ सबका काम तमाम करने के लिए। वह सुबह उसके साथ बैठा ऐसे ही अधमुआ हो गया था। पाशा ने थाने के इलाके से बाहर निकलते एक सुनसान जगह पर गाड़ी रोकी। साथ मुस्तफ़ा की सांसें रुकी। सिर्फ एक सवाल, इस दिन मुझ पर हमला करवाने के पीछे कौन शामिल था। नजरें सीधी रास्ते पर मरकूज़ किए वो सूर फूंकने वाले अंदाज में बोला था। वो मैं। मुस्तफ़ा थोड़ा खिलाने लगा। जब पाशा ने डैशबोर्ड खोलते गोलियां निकाली और अपनी गन लोड की, ये देख मुस्तफ़ा की आँख फटी। कौन शामिल था कहते विंडो से हाथ बाहर निकालते आसमान की जानब रिवॉल्वर का मुँह करते उसने 2 फायर एक साथ किया। मुस्तफ़ा ने डरते डरते सबका एक साथ नाम लिया। अलबत्ता जिलानी का नाम वो बीच में छोड़ गया। अगर इसका नाम ले जाता तो यहाँ से बाहर निकलता, लेकिन वो इसे कच्चा चबा जाता। वो कम अज़ कम एक मौत से निकल कर दूसरी के मुँह में नहीं जाना चाहता। निकल जी। मुस्तफ़ा को समझ नहीं आई, ये उसका इतना नॉर्मल लहजा से हज़म नहीं हुआ था। अभी पूछा, मेरी गाड़ी से निकल। खींच कर लफ्ज़ अदा करते आखिर में दाड़ा। मुस्तफ़ा तो खौफ से कांपता गिरता पड़ता जल्दी से बाहर निकला और दौड़ लगा दी। जब पीछे से एक गोली सीधी उसकी टांग में सुराख करती
आर पार होती चली गई। वो हवा में बल खाता, मुंह के बल सीधा ज़मीन पर ऊंधे मुँह जा गिरा। मुंह से एक ज़बरदस्त दर्द भरी चीख निकली थी। ये मेरे रास्ते में टांग अड़ाने का तोहफा। उसे मुंह के बल गिरते देख उसने आंखों पर शायद चश्मा लगाते इग्निशन में चाबी घुमाई। वो हिसाब चुकता करने निकला था, एक एक का करके जाएगा ये तय था। गाड़ी को टर्न देते उसने रुख सीधा मुनव्वर के इलाके किया था, जहाँ एक ऐसा कहर बर्पा करके आया था जिसको मुनव्वर देख लेता तो यकीनन एक बार फिर मार जाता। वहाँ जाने का मकसद इसका पालतू शेर लेना था। शेर का पसंदीदा जानवर भी शेर ही था, लेकिन वो कैद करने का आदी नहीं था, ना इंसानों को ना जानवरों को। फिर भी उसकी मोहब्बत एक इंसान तो क्या जानवर भी उसके आशिक बन जाते थे। न्यूज़ सिर्फ इन सब के मोबाइल हैक करके चलाने का कहा गया था, लेकिन वो गलती से पूरे मीडिया पर चलती चली गई, लेकिन उसे फिर भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसकी बीवी ये न्यूज़ देख लेगी, ये जो नहीं पता था। पप्पा शाह हमारी बात सुनो। अवान साहब दोनों हाथ खड़े करते नहायत धीमी आवाज़ से मुखातब करने लगे। शेरू भूख लगी है। उसने इनको अनसुना करते शेरू को मुखातब किया, जिसने तेज़ी से गर्दन झटकते एक तेज़ दहाड़ से पूरे फार्म हाउस पर दिल दहला देने वाला लर्जा सा तारी कर दिया। और तो मैं तुम्हारा फेवरेट खाना दूँ, कहते वो आगे बढ़ने लगा। इसी के साथ शेरू भी आगे बढ़ने लगा। इन दोनों का हर बढ़ता कदम देखो साथ के साथ लोग डरते लरजते अपने कदम पीछे की जानिब उठाते गए, यहाँ तक कि वापस से फार्म हाउस में दाखिल हो गए। यहाँ थोड़ी देर पहले खुशी से भरपूर कह के वहाँ सकूत ताज था। सबकी भटकती रूहें थी, इसके हाथ पूरे खून से रंग चुके थे। इस वक्त किसी कसाई से काम मार्गिज ना था। उसका ये रूप आज तक इसके भाइयों ने भी नहीं देखा था। देखते भी कैसे आए से पहले उसके पास जिम्मल भी तो नहीं थी, जिसकी तरफ उठने वाली आराख को निकाल देता था, जिसको छूने वाला आरात वो जड़ समेत काट देता था। उसकी जान जिनकी वजह से मुश्किल में आई थी, वह इन सब को ही तमाम कराया था। दरवाजे से दोनों शेर एक साथ निकले। दिन से रात आ चुकी थी और फिर सुबह जिम्मल अब तक होश में नहीं आई थी। अलबत्ता ज़ियाल जो सारी रात उसके सराहने बैठकर इसके माथे पर गीली पट्टियाँ रखता रहा था। सुबह तक इसका बुखार कम हो चुका था। अब तो ज़ियाल की आंखें भी पथराने लगी थी। पिछली 2 रातों की नींद, लेकिन आंखों में नींद की जगह फ़िक्र थी, सिर्फ फ़िक्र। वो अब तक नहीं भूल पाया था कि जिम्मल ने अपनी जान लेने की कोशिश की थी। ये जुमला याद करते वो कल से अब तक कितनी बार मरा था, ये सिर्फ वही जानता था। उसने क्यों नहीं इसका सोचा, क्यों? वो इसी कश्मकश में रहा जब जिम्मल धीरे धीरे कसमस आने लगी। उसके बैकग्राउंड से टेक लगा कर बैठे ज़ियाल के हाथ रुके। वो जड़ से सीधा हो बैठा। गुला ले तुम ठीक हो? वो एकदम सीधा हुआ। कोई कह सकता है कि ये वही काल वाला बीज था, लोगों को छेड़ फाड़ कर देने वाला, लेकिन इस वक्त वो सिर्फ ज़ियाल था, जिम्मल का ज़ियाल, उसका खान, जिसकी खान की अब वो उठ कर ऐसी की तैसी करने वाली थी। हाँ अभी आँखें खोलने से पहले उसके ला बेले थे, जिससे पहला लफ्ज़ ही अभी अदा होता। ये लफ्ज़ इस वक्त ज़ियाल को इतना मीठा लगा कि बस। जी अभी का बेबी देखो, अभी तुम्हारे पास है। वो किसी बच्चे की तरह से बहलाकर प्यार से बाल चलाते उठाने लगा। जिम्मल ने धीरे से आँख खोली। वो करीब था, इसका हाथ अपने दोनों मजबूत हाथों में था। मैं हबीला फड़फड़ाए आंखें खुलती चली गई। नशा उतर गया। वो पूरे होश में आ चुकी। सामने बैठे ज़ियाल को देख उसकी आंखें चमकी, खुशी उभरी, गुस्सा दर आया और फिर देखते देखते नफरत, शदीद नफरत। आपका ये काम एक दिन मेरी जान ले लेगा। पाशा को फांसी देने का हुक्म जारी कर दिया गया। अल्फाज ज़हन में गूंजे। वो एक झटके में हाथ उसके हाथों से छुड़ाती सीधी उठ बैठी। अचानक उठने पर उसका सर बुरी तरह से चकराया। आराम से उसने मजनूई से डपटा। शट अप, जस्ट शट अप। वो एकदम धाड़ी किसी जख्मी शेरनी की तरह आंखों से मोती बेख्तियार टूट कर कंबल पर गिरते जज्बन लगे। ये देख ज़ियाल पहलू बदल कर रह गया। कहाँ थे आप? अब क्यों आए हैं? जाएँ यहाँ से। जस्ट गो। ओके, जस्ट गो अवे, जस्ट गो। वो पहले ज़्यादा पूरी खुद से चीखी थी। गुलाले रिलैक्स, जस्ट रिलैक्स। उसने बोलते हाथ थामना चाहा, जैसे जिम्मल झटके से दूर कर गई। उसकी आंखें सुर्ख अंगारा सी होती जा रही थी। ज़ियाल बेसाख्ता बेड से उठ खड़ा हुआ। मुझे हाथ ना लगाना, ना दूर रहो मुझसे। वो अब बदतमीज़ी पर उतर आई थी, लेकिन ज़ियाल को मंजूर था। वो चाहता था ये अपना गुस्सा निकाले। वो तो आग बरसा रही थी। बुखार ने एक ही दिन में उसकी रौनक ख़त्म कर दी थी। जिम्मल की आवाज़ सुनते सब फिक्रमंद से होते दौड़े चले। आ जाओ तुम सब भी, तुम सब की कसर थी। सबको देख ज़ियाल मुँह में बड़बड़ाता खुलस कर बोला, अब लगेगा पता भाई को, हम सबको सताया ना। अब जिम्मल उनके जिन्नों के भी होश ठिकाने लगाएगी। बल्लाज जामिल को गोद में पकड़े अपनी मुस्कुराहट दबाता बोला, जिम्मल तुम वीक हो अभी, प्लीज़ बाद में गुस्सा कर लेना। कोमल आगे आती नरमी से बोली, नो नो नो, मुझे नहीं इनसे बात, इनको कहीं यहाँ से जाएँ वरना मैं सच में अपनी जान ले लूँगी। इसकी बात पर ज़ियाल जो सर झुकाकर खड़ा था, तरफ का सर उठाए से देखने का चेहरे जंगत फीकी पड़ी। क्या वो इस पर तरस नहीं खा सकती थी? उसकी आंखों से गर्म से रवानी से बहता उसके आर्ज को तर्क आ रहा था। अजियत सी अजियती, खो देना या खो देने का डर ही कितना जानलेवा होता है। उसका अंदाज़ा उसे आज हुआ था। बचपन में अपनी माँ को तब खोया जब उसे मालास भी नहीं पता था। उसके बाद इसको खसारा जिंदगी के 18 सालों तक भुगता। बाप का होना या ना होना एक बराबर था। उसने इसकी खातिर जिस औरत से शादी की थी, वही इसके पीछे उसके साथ क्या क्या करती रही उसे इल्म नहीं था, क्योंकि उसके सामने तो एक अच्छी माँ थी ना। लेकिन ये अच्छी माँ इतना निकली को कितने दिन भूखा रखती थी, किस तरह डरा धमका कर रखती थी, वो ये नहीं देखता था। उनके अलावा जिम्मल फाद खानज़ादा के पास ऐसा कोई शख्स नहीं था जिसे खोने से वो डर जाए। लेकिन आज जब मिला इस शख्स के बारे में लफ्ज़ फांसी सुनकर, वह अब तक कितनी बार मरी ये कोई नहीं जानता था। मरने की तकलीफ़ कैसी होती है ये सिर्फ मरने वाला जानता था।
वो शख्स जिसने उसके लिए आरिश कमी पूरी की, उसे हाथों का छाला बनाकर रखा, उसके नखरे उठाए, पलकों पर बिठा कर रखा, उसके बारे में ये सुनना कि उसे फांसी दी जा रही है। आज अज़ियत और तकलीफ का अंदाज़ा सिर्फ जमल को था, जिसकी कुल कायनात वो एक शख्स था। जमल तुम्हारी 3 बार ड्रेसिंग हो चुकी है, ज़ख्म को इतना मत बढ़ाओ। कोमल जिसने खुद इसकी 3 बार बैंडेज की थी, उसे फिर से बिफरते देख आज आती बोली। दयाल जी उसकी मनने वाली बात पर ही अब तक शल सागत खड़ा था। बैंडेज सुनते उसे शदीद तकलीफ का एहसास हुआ। इनसे कहें ये जाएँ यहाँ से, मुझे इनकी शक्ल भी नहीं देखनी। और रोते हुए अब भी चीखी थी। दयाल साहब झुकाए खड़ा रहा। ये बड़े 30 मार खान बनते हैं ना, इनको कोई फिक्र नहीं, ना मेरी ना मेरे बच्चों की। बच्चों लफ्ज़ पर दयाल ने एकदम सर उठाया। मेरी मेहनत है वो बच्चे, और सिर्फ मेरे बच्चों। जमल का लफ्ज़ मुँह में दोहराते बड़बड़ाया। उसकी बेचारी की रूह पर थी। कोई भी उसे दोनों हाथ बंदे सर झुकाए खड़ा देख लेता तो उसके लिए यकीन कर पाना मुश्किल हो जाता। ये कल रात वाला पाशादा बीस्ट है जो लोगों को चीर फाड़ कर रहा था, सफाकियत की आरात पार कर रहा था। मुझे ही नहीं रहना यहाँ, जहाँ ये शख्स होगा मैं वहाँ एक पल नहीं रुकूंगी। अपने गालों को बेदर्दी से रगड़ती वो सामने खड़ी कोमल को पीछे धकेलती बाहर जाने लगी थी कि अचानक उसके कदम ज़मीन पर मुंजमद हुए, ऐसे कि उसे लगा वो कभी नहीं उठा पाएगी। वहीं दूसरी जानब सबकी आँखें हैरत से पट्टी को या अभी निकल कर बाहर गिर जाएंगी। ध्यान दोनों घुटने ज़मीन पर टिकाए खामोशी से सर झुकाकर उसके सामने दो दाने होकर बैठा था। चेहरे पर कुर्ब सा कुर्ता। सॉरी, मुझे नहीं जाना चाहिए था। ऐसे धीमी आवाज़ में बोलते हुए सर धीरे से सर उठाया। विशाल साकत सी खड़ी पे यकीनी से उसे देखी जा रही थी। उस शख्स कभी रिश्ते में अना नहीं लाता था। मेरी गलती, जो सज़ा देना चाहो दे दो, उफ भी नहीं करूँगा, लेकिन खुद को तकलीफ़ मत दो। उसका भीगा लहजा महसूस करते जमल का दिल मुट्ठी में भिंचा था। शिद्दत से दिल चाह नीचे बैठते उसके सीने से लग जाए, उसके मजबूत असार में चली जाए, जहाँ सिर्फ सुकून ही सुकून था। लेकिन इसी पल अदालत ने फांसी देने का हुक्म जारी कर दिया। लफ्ज़ ज़हन में गूंजे और रूह फिर से कब्ज़ होने लगी, ऐसा कि गोया कांटों पर कोई जाली नुमा दुपट्टा फेंक कर बेदर्दी से खींचा गया। बंद करें ये ड्रामा। झूठी मोहब्बत का आप एक खुदगर्ज इंसान है जिसको सिर्फ अपने काम से प्यार है और किसी का एहसास नहीं। आंसू एक बार फिर आंखों से तेज़ी से जारी हुए। लहजा टूट से गया। सॉरी, वो सर झुकाया मुश्किल धीमी आवाज़ बोला, इतना कि वो खुद भी मुश्किल से ही सुन सके। आप झूठे हैं, मैं नहीं हूँ झूठा। आई एम सॉरी। आवाज़ फिर किसी खाई से आई। कोई ज़ख्म बेदर्दी से उतला। मुझसे मोहब्बत का दावा झूठा नहीं, झूठ नहीं है मेरी मोहब्बत। फड़फड़ाते लबों ने कहना चाहा, लेकिन आवाज़ दब गई, घुट गई। यकूत की नज़र दयाल के झुके चेहरे पर ही मरकूज़ थी। उसकी तकलीफ़ की आंच उसे यहाँ तक महसूस हो रही थी। जिमल वो जानता था जमल अनजाने में इसी, लेकिन उसके ज़ख्म उधेड़ रही है। जमल इसी तरह उसे भी ज़मीन पर बैठे छोड़कर कमरे से बाहर निकल गया। अपने बच्चों को भी नहीं देखा, ना पीछे ज़याल को। जमल रुक जो देखो, शट अप। वल्लाह जो कुछ कह नहीं लगा था वो इसकी ज़बान को भी कुफर लगवा गया। उसने याकूत को देखा जो इसे ही मिल गया सुकून वाली नज़रों से देख रहा था। मैं देखता हूँ, कहते याकूत जाने लगा जब ज़याल की आवाज़ पर उसके कदम झुके। वो मुझसे नाराज़ है, मैं ही मना कर लाऊंगा। ढेर सारी अजियत वापस अंदर की जानब धकेलते वो बोझल कदमों से उठकर खड़ा हुआ। रात खून के धब्बों वाला सूट बदल कर सोफा पैंट शर्ट जिसके खुले बटनों में से ऊपर गले की जानब से अंदर सफ़ेद पहनी गोल गले वाली शर्ट साफ दिखाई दे रही थी। सीने मुड़ी हुई थी, माथे पर बाल बिखरे पड़े थे। अगर जमल गुस्से में ना होती तो इसके इस बेहद वजीह रूप को देखकर नज़र लग जाने की डर से नज़र ज़रूर फैली थी। वो सबको छोड़े डेरे से बाहर निकला है। सामने कार पोर्च में उसी कार खड़ी थी और इससे थोड़ी आगे बाकी गाड़ियाँ, जिसमें गाड़ियों का महंगा से महंगा तरीन मॉडल था। ये भी उसी का शौक़ था। जो 100 से ज़्यादा गाड़ियाँ सिर्फ उसके शौक़ के लिए थी। उसके बंदूक गाड़ियाँ इलाके की दूसरी जानब खड़ी थी। वो भी अनगिनत थी। इस पूरे इलाके पर सिर्फ उसकी हुकूमत थी। उसने पूरी एक सल्तनत खड़ी कर रखी थी। खुद वो एक सल्तनत का शहज़ादा था जिसकी जान उसकी शहज़ादी में अटकी थी, और वो शहज़ादियों से इस वक्त कहीं नज़र नहीं आ रही थी। वो यहाँ वहाँ नज़र दौड़ाता रहा। ये तुमने फिर से यूं नहीं जाना बंद कर दिया? वजह जान सकता हूँ? लॉन में सोफ़ पर आलती पालती मारे बैठी आयरा के हाथ से रिमोट छीनते उसे थोड़े फासले पर बैठते पूछा। बस ऐसे ही, तबीयत नहीं ठीक। उसने जल्दी से झूठ गढ़ा। क्या होगा? बुखार हो गया? सवालिया पूछते आगे होकर उसके माथे पर हाथ की पोछ रखी, लेकिन उसका माथा ठंडा था। नहीं, बस ऐसी कमज़ोरी सी महसूस हो रही थी। अच्छा, कोई टैबलेट ले लेना। लड़के वालों के सामने ऐसे कमज़ोर सी जाओगी तो पहले ही नज़र में मना कर देंगे रिश्ते से। अब की बार इसकी बात पर आयरा ने इतनी तेज़ी से गर्दन मोड़ी कि बाकायदा गर्दन चटकने की आवाज़ आई, लेकिन वो टीवी की जानब मुतवज्जो हो चुका था। लड़के उन्होंने बेयकीनी से पूछा, जैसे जो सुना इस पर यकीन ना आया। हाँ, माम और डैड की उम्र पार से वापसी होते मेरे एक दोस्त की फैमिली आएगी। शाह अंकल को तुम वलीद के लिए पसंद हो। वो कुछ बोल ही रहा था जब आयरा के चेहरे के उड़ते रंग देख वो एक पल को डर, क्या हुआ? तुम्हारा रंग क्यों उड़ गया? तुम ठीक हो? उसका ज़र पड़ता रंग देख वो वाकई फ़िक्रमंद हुआ था, लेकिन उसकी आंखों में पल में नमी जलमलाने लगी। वो दोनों जुड़वा थे, कहीं ना कहीं एक दूसरे की तकलीफ़ थोड़ी बहुत महसूस कर लेते थे। तुम किसी को पसंद करती हो? अब सीधा धमाका किया था। वो भाई होने के साथ साथ आयरा का एक अच्छा दोस्त भी था, और भाई जब दोस्त बन जाए तो बहनें बहुत सी गहराई वाले रास्तों पर जाने से बच जाती हैं। बोलो रियो
वो जब भी हद से ज़्यादा डर जाती थी उसे प्यार से इसी नाम से वो नॉर्मल करता था। वो अभी साकत सी बैठी अपनी आंखों की नमी पर कंट्रोल करने की कोशिश करती रही और फिर सर धीरे से जज्बात में लाने लगी। दिल खौफ से इतनी ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था मानो अभी निकल कर बाहर आ जाएगा। अच्छा क्या नाम है? लहजे को नॉर्मल रखते पूछ लगा, वरना जानता तो वह एक दफ़ा खौफज़दा हो गई तो नहीं बताएगी। बरलास शाह, उसने डरते डरते बमुश्किल अटक कर जवाब दिया। कहाँ रहता है? अगला सवाल। लेकिन इस सवाल पर आयरा धक से रुकी। वो तो जानती नहीं थी कि वो कहाँ रहता है, ना नहीं पता। इस जवाब पर नौफर के चेहरे का रंग बदला था, लेकिन वो बर वक्त चुप आ गया और सारा बाद में लाते जैसे कुछ सोचने लगा। कहाँ मिला था? आयरा ने उसे बरलास से मिलने वाले वाक़े से लेकर घर तक आने वाला सारा वाक़या बता दिया, जिस सुनते नौफल के अंदर एक आग सी भड़क उठी। एक गैर मर्द उसके घर तक आ चुका था और वो इतना अनजान कि उसे पता ही नहीं चला। वो बमुश्किल अपने गुस्से पर काबू करते नॉर्मल होकर बैठा। बेटा, ऐसे किसी को घर तक ले आना ठीक हरकत नहीं थी। लहजे में बेपनाह मोहब्बत थी। आयरन झट से सर नफ़ी में लाए। जो भी था नौफल अपनी बहन पर जान देता था, उस पर गुस्सा करना उसके बस में नहीं था। मुझे इसका नंबर देना, मैं बात कर लूँगा, और जहाँ मेरी बहन चाहिए उसकी शादी वहीं होगी। उसकी बातों में वो इस पर लाश के लिए बेपनाह मोहब्बत भाम चुका था, जिसके बाद वो कम से कम आयरा को किसी और अनचाहे रिश्ते में ना बांधने का फैसला कर चुका था। आयरा ने आगे होते उसके कंधे पर साथ टिका दिया। कुछ चीज़ें आंसू निकलते नौफल की शर्ट में जहाज बोने लगे थे। थैंक यू सो मच भाई, यू आर द बेस्ट ब्रदर। अच्छा बस मेरे पास टिश्यू नहीं है तुम्हारे नाक पोंछने के लिए। उसके छेड़ने पर आयरा ने उसके सीने पर मुक्के बरसाए, जिस पर नौफल का कहका बुलंद होता चला गया। शाम के साए डलने लगे थे। ठंड खतरनाक हद तक पड़ रही थी, इतनी कि बगैर शाल या जैकेट के अच्छे खासे बंदे की कुल्फी जम जाए, लेकिन वो बीज था उसके अंदर की आग भाई की सर्दी को बुरी हद तक मार देती थी। इतने अरसे से यहाँ रह रहकर उसे मौसम की आदत हो चुकी थी, लेकिन जैसे नहीं थी उसे उसकी फ़िक्र सता रही थी। वो पागलों की तरह उसे इन पहाड़ों में ढूंढ रहा था, न जाने कहाँ जाकर वो दुश्मनी जहाँ छुप चुकी थी। जमल वहाँ से निकलती आंधी अंधाधुंध बस चलती जा रही थी। पीछे एक बार भी मुड़कर नहीं देखा, ना वो देखना चाह रही थी। आंखों से बहती अज़ियत को बार बार बेदर्दी से रगड़ कर साफ करती वो बस चलती जा रही थी। उसे नहीं रुकना था ऐसी जगह जहाँ किसी खोने का डर ही जान ले। वो खो देगी तो क्या होगा? सोच कर जिस्म पर लर्जा सा तारी हो रहा था। पिछले 2 दिन से बुखार ने जो ताकत जोड़ी थी, इसका अंदाज़ा उसे अपने हर बढ़ते कदम को बोझ होते महसूस कर हो रहा था। उसे लगा वो गिर जाएगी, कदम और नहीं बढ़ा पाएगी, लेकिन वो चलती गई यहाँ तक कि एक वीरान जंगल पहुँच गई। यहाँ चारों से एक दिल दहला देने वाली खामोशी फैली हुई थी। लंबे लंबे दरख्त पूरी शान से खड़े थे, जिन पर कल बरसने वाली धुंध साफ जमी हुई दिखाई दे रही थी। जमल ये देख एक पल को ठलकी। घूम कर एक नज़र अपने आसपास देखा। वो कहाँ आ गई थी? आगे पीछे सिर्फ दरख्त ही दरख्त थे, और इनके बीच खड़ी वो ढलती शाम इन दरख्तों के साए लंबे करते उनके बीच अंधेरा भरने लगी थी। दूर कहीं से लोमड़ियों की आवाज़ें आ रही थी। सुनते जमल का दिल दाग से रुका और फिर धड़कनों की स्पीड इतनी तेज़ हुई को ये दिल अभी निकल कर बाहर आ गिरेगा। वो दिल पर हाथ रखती अपने होठों पर बढ़ती कपकपी को रोकने की कोशिश करती आगे बढ़ने लगी। उसे रास्ता नहीं पता था, वापस जाती भी तो कैसे? वो बस कदम उठाती गई। जिस्म पर खौफ तारी होता जा रहा था, टांगों से जान निकल रही थी। इस वक्त वो किसी 80 साल के बूढ़े की तरह काँप रही थी, खुद को बेजान महसूस कर रही थी, लेकिन चलती गई। वो भी ढीठ थी। चलते चलते वो एक जगह आ पहुंची जहाँ सामने एक नदी बहती दिखाई दी। पानी को देखो उसे शिद्दत से प्यास महसूस हुई। वो हिम्मत करती जल्दी जल्दी कदम उठाती इस नदी तक आई, जिसका पानी बिल्कुल साफ सफाया था। उसने इसके करीब बैठते इस पानी को हाथ के प्याले में भरा और पीने लगी, लेकिन अगले ही पल उसने वो पानी मुंह से निकाल लिया, जो हद से ज़्यादा नमकीन था। जिमल अपनी हसीना से अपना मुंह साफ करने लगी, गोया नमक उसके जिस ज़बान से चिपक गया। उसे शिद्दत से रोना आया। वो चेहरा दोनों हाथों में छुपाए शिद्दत से रो भी थी। दिल किस कदर से तकलीफ़ में था, मुब्तला था, उसका अंदाज़ा सिर्फ यही कर सकती थी। सब को लगता था मैं बच्चों की तरह रिएक्ट करती हूँ। वो रोते हुए टक टक कर बोलना शुरू हुई। यहाँ बोलने वाली भी यही थी और ख़ुद को सुनने वाली भी यही, लेकिन वहाँ मौजूद दरख्तों ने पल में कान खड़े कर लिए थे। कोई ये क्यों नहीं देखता कि मेरे अंदर की वो छोटी बच्ची अब भी किसी के प्यार को तरसती हुई है। वो खुद से प्यार करने वालों को नहीं खोना चाहती ना। अज़ियत सी अज़ियत यहाँ से रवानी से बहने लगे, लफ्ज़ टूटते हुए अदा हो रहे थे। वहाँ मौजूद दरख्तों ने एक पल के लिए इस लड़की पर तरस खाया। इस वक्त वो तरस खाए जाने के काबिल ही लग रही थी। जवानी और बुढ़ापा कैसे गुजरेगा ये इंसान के बचपन पर मुनहसर होता है। जब इसकी ग्रोथ हो रही थी तब दिमाग हर किस्म के नक्श से पाक होता है, फिर धीरे धीरे इस पर कुछ बनना शुरू होता है। जो वो बच्चा उसे देखता है, दिखाया जाता है, जैसे सलूक उसके साथ किया जाता है। इसी हद से में उसके बुज़दिल बहादुर बनने का स्टेज आता है, जिसमें उसे बहादुर बनने में उसके अपने इसका साथ देते हैं और इसके माँ बाप। लेकिन अगर वही इसे तनहा कर दें तो बच्चा बुज़दिल बन जाता है, नकारा उसका जहन कुंजन बन जाता है, खौफ सांप की तरह उसके दिल में बैठ जाता है। मुझसे कोई प्यार नहीं करता, कोई भी नहीं। आई एम मिसिंग यू मामा। उसके लबों से बेख्तियार ये जुमला निकला और निकलता चला गया। दिल फटने के करीब था, अनकरीब वो फटने भी वाला था। इस वक्त वो 18 साल लड़की नहीं 6 साल जिमल थी, जिसके गुड्डे को नौफल ने खेलते हुए अपने फौजी से मरवा दिया था और उसे सीजर से काट कर 2 टुकड़े करते ये कहा था कि वो मर गया। तब भी वो रोई थी। फ़र्क के पास गई थी और उसने चुप करवाने की वजह से एक थप्पड़ लगाया था और कहा था पैदा होते माँ को खा गया और अब अपने गुड्डे को
और इस पर वो बच्ची रोते हुए दूसरे कमरे में जाकर एक कोने में खामोशी से बैठ गई। लबों पर एक ही जुमला था, मैंने नहीं खाया। नोफी ने इसको काट दिया, मैंने नहीं खाया। वो बार बार अपने होंठों पर हाथ फेरती और कहती जाती मैंने नहीं खाया, यहाँ तक कि उसकी गीगी बंद गई, क्योंकि उससे उसकी पसंदीदा चीज़ छिन जाती है। क्यों वो गुड्डा रात को सोते हुए पास रखती थी, उसको अपनी बातें बताती थी। अब किसको बताएगी? मैंने आपको नहीं खाया मामा, मैंने नहीं खाया था। वो भी यही जुमला दोहराती गई। आंसू उबल उबल कर आंसू से गिरते गए। बढ़ती ठंड ने उसे एक जानलेवा कपकपी तारी कर दी थी। आप क्यों छोड़ गए मुझे? आप होती तो मुझे खोने का डर ना होता ना। आप तो मामा थी ना, कभी भी अपनी जिम्मल को ना छोड़ती। बाकी किसी को फिक्र नहीं। सब मतलबी झूठ है, धोखेबाज। मेरा गुड्डा भी धोखेबाज, वो झूठ है। वो मुझे छोड़ देगा। उसकी हिचकी बनती चली गई और इस वीरान जंगल में लंबे दरख्तों के बीच रक्स करती आवाज़ की हिचकों को अपने साथ लिए सफ़र करती कहीं और पहुंची थी, शायद उसके असल गुड्डे के पास। तभी जिमल को अचानक अपने पीछे एक खौफनाक आवाज़ महसूस हुई। उसने धीरे से सर उठाया और खौफ से कांपते वजूद के साथ धीरे से पीछे मुड़ी और मुड़ते सांस ऊपर का ऊपर और नीचे का नीचे रह गया। रंग लट्ठे की मानत सफ़ेद पड़ गया। उसके अपने अगले दो दांत निकाले उसके सामने एक वुल्फ अपने अगले दो दांत निकाले खड़ा गुर्रा रहा था। गाढ़ा माया उसके मुंह से निकलता नीचे टपक रहा था। उसकी आंखें छोटी मकार खुशी से चमक रही थी, गोया कोई कई दिनों बाद इंसानी गोश्त खाने को मिला हो। जिमल तो ऐसी थी गोया नमक का मुजस्मा भी हाथ लगाया और वो वहीं ढेर हो जाएगी। वो इसी पत्थर पर बैठी मुँह का बिल्कुल साकत हो चुकी थी। इतनी कि हवाओं का शोर सिर्फ साफ कानों में सरसराता महसूस हो रहा था। वो वुल्फ इसी तरह गुर्राते एक कदम आगे बढ़ा। इस घने जंगल में ऐसे खतरनाक जानवरों को पाए जाने काम सी बात थी, लेकिन इस बात से जिमल अनजान थी। वो खौफ से कांपती अपनी जगह से यकदम उठी। उसके उठते वो वुल्फ अपना शिकार हाथ से निकलते महसूस करके एक ही पल में सर झपटाए से हवा में लहराते खुद की जान आते देख जिमल बेसाख्त आंखें मूंदती चीख मारकर पीछे की जानब जा गिरी। उसके पीछे गिरते नीचे पर पत्थर उसकी कमर में इतनी ज़ोर से चुभा के उसके मुंह से ज़बरदस्त चीख निकली। वो बुरी तरह से दर्द में कराती आँखें बंद कर गई जब उसे एक और जानवर की दिल दहला देने वाली आवाज़ सुनाई दी। ये वुल्फ की आवाज़ से ज़्यादा खौफनाक थी, दिल दर्जा देने वाली। जिमल ने बुरी तरह से कांपते सर उठाकर देखा और देखते ही इसमें रही सी जान भी निकलने लगी। आंखें फटती चली गईं, दिल बेख्तियार बंद हो गया। इस वुल्फ पर एक खूनख्वार शेर ने हमला कर दिया। दर्जे से वो अब अपने नोकीले दांतों से जख्मी करता अपने पंजों में जकड़ रहा था। दोनों गुत्थम गुत्था हो रहे थे। वो वुल्फ अपनी जान बचाने की जी जान से कोशिश कर रहा था, लेकिन शेर इससे ज़्यादा ताकतवर था। वो पल में अपने नोकीले दांतों से इसे जख्मी कर चुका था। ये मंजर देख जिमल की दिल खराज चीखें पूरे जंगल में गूंजने लगी। वो इस वुल्फ की चीड़ फाड़ होते देख पूरी तरह से कांपती, कानों पर हाथ रखे आंखें बंद करके बस सीखती जा रही थी, जिसम बुरी तरह से लड़ रहा था। तभी वो वुल्फ खुद को छुड़ाता वहाँ से भाग निकला। शेर इसके पीछे नहीं गया क्योंकि उसका अगला शिकार उसके सामने था। खौफ से लड़ती चीखती वह नाजुक सी लड़की, और इस शेर का पसंदीदा खाना भी तो यही था, इंसानी गोश्त। वो अपने खून से लथले मुँह से एक ज़ोरदार दहाड़ बुलंद करते गर्दन को तेज़ी से फेरता जिमल की जानिब बढ़ने लगा। उसे अपनी जानिब आते देख जिमल ज़मीन पर पड़ी पड़ी पीछे की जानिब खिसकने लगी। नहीं प्लीज़ दूर रहो। वो पागलों की तरह बड़बड़ाती गई, पीछे होती गई। उसे लगा था ये मौत है, ये वाकई मौत थी। इतनी दर्दनाक मौत वो नहीं चाहती थी। उसने इसी पल जीने की तमन्ना की। ज़्यादा शिद्दत से ज़्यादा है, लेकिन आज ये खौफ हर याद पर भारी था। उसकी सांस सीने में अटक रही थी। वो उठकर भाग जाना चाहती, तभी हिम्मत करती उठी, लेकिन उसे उठते देख वो शेर इतनी ज़ोर से दौड़ा कि जिमल वहीं गिरती चली गई। जिसम से निकलती रूह आँखों बंद करती चली गई। उसकी बंद होती आँखों ने अपने करीब दो ग्रे झील सी आँखें देखी और देखते उसकी अपनी हेज़ल आँखें बंद हो चुकी थी। इस शेर से ज़्यादा इस बीट की दाढ़ बुलंद थी, जिसे सुनते शेर वहीं बैठता चला गया, गर्दन को तेज़ी से घुमाते बड़ी सी जमाइली जाल अपनी बाहों में झूलती जिमल को ऊपर उठाते इस नदी से दूर साफ ज़मीन पर लाया, नीचे लटाते खुद घुटनों के बल इसके करीब बैठा बौखलाया। इसका चेहरा थपथपाने लगा। जिमल उठो जिमल। वो खासी तेज़ आवाज़ में उसे पुकारने लगा, लेकिन उसके हाथ पैर तक बर्फ़ होते चले गए। यह देख ज़ियाल अच्छा खासा परेशान हुए से अब अंदाज़ा हो रहा था उसने बिना बताए गायब रहकर कितनी बड़ी गलती कर दी थी। जिमल प्लीज़ उठो। उसके हाथ तेज़ी से मसलते वो साथ साथ पुकारता गया, लेकिन कोई असर न हुआ। बेसुध हो चुकी थी, जिसम में सिवाय सांसों के और कुछ नहीं था। दिल भी रुक रुक कर चल रहा था। ज़ियाल ने पल के पल अपनी शर्ट निकालते उसके ऊपर डाली और खुद उसके पैरों की जानिब आया और इन्हें अपनी गोद में रखे तेज़ी से मसलने लगा, जिसम बर्फ़ की तरह जमता चला गया। उसके मसलने का भी कोई असर न हुआ। अब सही में ज़ियाल की जान हलक में अटकी थी। वो उठकर जिमल के चेहरे करीब आया और उसे उठाकर अपनी गोद में रखकर धीरे धीरे थपथपाने लगा। जिमल मेरी जान और जो जवाब निर्धारित वो अनौज बेसुध रही। सर ढलकता ज़ियाल के घुटने से नीचे गिरने लगा, जिसे उन्हें एक झटके में पकड़ते ठीक से अपनी गोद में रखा। वो लोग अपने इलाके से काफ़ी दूर थे। जिमल की ऐसी हालत नहीं थी कोई उसे बाहों में भर कर ले जाता। इससे पहले उसका होश में आना ज़रूरी था। इस पर ठंड बुरी तरह से असरअंदाज हो रही थी और ज़ियाल के पास अपनी शाल भी नहीं थी। एक शर्ट थी वो ये इस पर ढांप चुका था। वो
खुद हाफ स्लीव वाली वाइट शर्ट और ब्लैक जीन्स पहनता। जमल की हालत देखो, खुद ये जानलेवा ठंड महसूस ही नहीं कर पा रहा। तभी उसे एक ख्याल धमाके से उसके जहन में आया। उसने धीरे से जमल का सर नीचे रखा और खुद उठकर एक दरख्त के करीब गया। शेर वहीं बैठा था सुकून से, जैसे इसको मार कर बैठाया गया हो। ज़ियाल एक दरख्त के करीब आते इस पर लगी टहनी तोड़ने लगा, जो कि काफ़ी मजबूत थी, लेकिन वो मुसलसल से हिलाता गया। जब अचानक इसमें से क्रैक होने की आवाज़ आई। ज़ियाल ने इसे पकड़ कर खींच कर इसी तरह की 4-5 और टहनियाँ तोड़कर वहाँ जमल से थोड़ी दूर जमा करता चला गया। जब अच्छी खासी लकड़ियाँ जमा हो चुकी तो एक बड़ा सा पत्थर दरख्त से टेक लगा कर रखते वो बीच में एक लकड़ी रखता, दूसरे पत्थर की मदद से उसे तोड़ने लगा। सारी लकड़ियाँ 2-2 हिस्सों में तोड़ते उसने एक त्रिकोण की शक्ल में बीच में रखी और फिर इन्हीं 2 पत्थरों को आपस में रगड़ते इनमें चिंगारी भड़काने लगाती हैं। ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि वो चिंगारी भी जलने से इनकारी थी, लेकिन वो हार ना मानता। पता नहीं किस जुनून के तहत बस लगा रहा। पत्थर पर पत्थर मारते उसकी उंगलियां इतनी जख्मी हुई उसने नहीं देख रहा था सिर्फ जमल का बेजान ठटकता वजूद। उसे देखकर एक बार फिर वो तेज़ी से पत्थर पर पत्थर मारने लगा, जिसमें कुछ हद तक गर्माइश पैदा हो चुकी थी, और वो तेज़ी से मारता उसकी बढ़ती चिंगारियों सबसे छोटी और नाजुक लकड़ी को आग लगाने लगा। आग की थोड़ी सी रोशनी फैली और उसने इस छोटी लकड़ी की मदद से बाकी लकड़ों को धीरे धीरे चलाया, जो गीली होने की वजह से इसकी काफ़ी तवानाई खर्च करवा रही थी। आग जल चुकी थी। उसे वहीं छोड़ वो उठ कर आया और ज़मीन पर सीधी चिट लेती जमल को झुककर बाहों में भरते उठाकर आग के करीब लाया और खुद आलती पालती मारे बैठकर उसे अपनी गोद में लिया। जमल का सर ज़ियाल के फौलादी सीने पर रखा था और वो इसे खुद में किसी बच्चे की तरह बेंचे आग की गर्माइश देता चला गया। कितनी देर गुजरी ना वो उठी और ना ज़ियाल ने वक्त देखा। वो बस एक हाथ से लकड़ी ठीक करता मज़ीद आग भड़काता जाता। जमल गुलाले मोहब्बत बदला है जब पुकारते उसका रुखसार थपथपाया। उसके बर्फ़ हुए जिसम में थोड़ी बहुत हरारत बनने लगी थी, लेकिन बढ़ती ठंड उसे भी साथ साथ नाकाम बनाती गई। उसे अपने मैं ठीक से लेटाते ज़ियाल का हाथ अचानक जमल के कमर पर लगा। से वहाँ कुछ गीला गीला सा महसूस हुआ। उसने हाथ ऊपर करते आग की रोशनी में देखा तो वहाँ खून था, जिसे देख ज़ियाल की आंखें फटी। उसने बेयकीनी से जमल का बेसुध चेहरा देखा। ये खून की आशा को इससे पहले खून कभी इतना बुरा नहीं लगा जितना अब लग रहा था, और इससे खौफ महसूस हो रहा था। तो धीरे से जमल को ज़मीन पर लिटाते उसका रुख नरमी से पलटा। इस वक्त वो नीले रंग की लंबी फ्रॉक में मलबूस थी। बाल बुरी तरह से पूरी कमर पर बिखरे पड़े थे, जिन्हें पीछे करते उसने कपकपाते हाथों से उसकी कमर पर मौजूद फ्राक की जिप खोलनी शुरू की। दिल ज़ोर ज़ोर से धड़क रहा था। एक ही बात जहन में गूंज रही थी कि शेरू ने कुछ किया ना हो। जिप खोलते उसकी नज़र जमल की दूधिया कमर पर गई, जो खून से लथपथ हो चुकी थी। उसका दिल धक से रुका और जब से आँखें बुलंद की। ये तुमने ठीक नहीं किया। वो सर झुकाए ज़ेरे लब बस यही बोल पाया। फिर एक लंबी सांस खारिज करते थोड़ा पीछे को अगर अपनी वाइट शर्ट भी निकाल दी और इसे 2 टुकड़े कर दिए। जमल को वहीं सीधी ज़मीन पर लटाया। इतने दिन बाद उसे ऐसे देखना दिल अजीब से एहसास में गिरने लगा था। उसने अपने धड़कते दिल को काबू करते उसकी उठी फिराक में हाथ डाले, अपनी शर्ट का टुकड़ा उसकी कमर पर कस कर बांधा, और इस दौरान दिल कितनी बार धड़का था ये खुद दिल भी नहीं जानता होगा। आग बुझने वाली थी। वो उठकर और लकड़ियाँ लाया, जिससे आग मजीद भड़काई। जमल को वहीं लिटाया खुद बस यही काम करता गया, जब अचानक उसके खांसने की आवाज़ सुनाई दी। वो धीरे धीरे खांसती होश में आ रही थी। उसकी इसी आवाज़ पर गुमसुम बैठा ज़ियाल फ़ौरन उसे उठते इसके करीब आया। गुलाले उठो। प्यार से चेहरा थपथपाते मोहब्बत भरे लहजे में गोया हुआ। जब जमल धीरे से कसमसाती आँखें खोलने लगी, सामने अपने हसीन गुड्डे का चेहरा देखे साथ खुली आँख पूरी खुल गई। इसी पर झुका हुआ था, करीब, बेहद करीब। अभी जी अभी की जान बदू जवाब मोहब्बत भरा। वो इसे खुद से उठकर बैठने की कोशिश कर रही थी। ज़ियाल ने उसे सहारा देकर बिठाया और खुद का सहारा देते बैठने में मदद दी। हम कहाँ हैं? वो सारी बातें भूली इस जगह को देख रही थी। जब ज़ियाल के जवाब से पहले उसकी आंखों पर्दे पर सब लहरा गया और इसे एक पल के लम्हे में पहले से मैं याद आया जिस चीज़ से वो बेहोश हुई थी। वही सबसे ज़्यादा उसे अभी खौफज़दा कर रही। हबी वो शेर वो यहाँ। वो डर के मारे अकलाते हुए नदी के पास इशारा कर लगी। कोई नहीं है, देखो। वो इतने नरम लहजे में बोला, लेकिन नहीं, वो नहीं देख रही थी। अभी वहाँ था, वो शेर था। वो नहीं देख रही थी, बुरी तरह से कांप रही थी। जब ज़ियाल ने उसकी बाजू पकड़ते खींच कर अपने करीब किया, वो इतने करीब हुए थे कि गर्म सांसें एक दूसरे के चेहरे पर पड़ती सोए हुए जज्बात को हवा देने लगी। जमल यकटक सांस रोक कर उसे इतने करीब देखने लगी। वहीं ज़ियाल इतनी देर से जिन जज्बातों को थपक कर सुला रहा था, वो इसकी एजल आंखों को इतने करीब से देखते फिर से जाग रहे थे। वो आँखों में आँखें गाड़े अपनी बारी होती सांसें उसके चेहरे पर छोड़ रहा था। कोई नहीं है, मैं हूँ तो मुँह बस। शिद्दत से बोझल होती आवाज़ में बोलते जमल को बुरी तरह से टटका गया। उसे इस शेर से ज़्यादा उसकी आंखों में सर उठाते जज्बातों को देखकर खौफ आया। वो करंट खाकर एकदम पीछे हुई। मम्मा मेरे पास नहीं आना, वो बुखलाई से बोलती उठने लगी। जब कदम एकदम लड़खड़ाए। ज़ियाल ने उसे संभालना चाहा, लेकिन जमल ने हाथ बढ़ाकर उजीली नज़रों से देखते रोक दिया। मैंने कहा ना मुझे हाथ मत लगाना, मुझसे कोसों दूर रहो, समझ आई मिस्टर? ज़ियाल खान अफंदी वो लफ्ज़ चबा कर बोलती घुराई। ज़ियाल तो बस देखता रह गया। वो जाने के लिए जैसे ही पलटी, सामने ज़मीन पर बैठी शेरू को देख उसकी आंखें फटी। आवाज़ फिर भागता हुए वहीं दूसरी जानब आग के करीब सर झुकाकर बैठे ज़ियाल के लबों पर दिलकश जानलेवा मुस्कुराहट दराई। वो ज़हरीला बड़बड़ाया, एक
जिमल का कदम पीछे की जाना उठा। दो वो खौफज़दा सी होती, सरना फीमेल आती पीछे हुई, 3 और पीछे होती कदम लड़खड़ाकर सीधा ज़याल की गोद में आ गिरी। आंखें ज़ोर से बांधती, हाथ ज़याल के फौलादी कसरती सीने पर रखा था। वही से ही देख रहा था कि नक्कियों से जब जिमल ने धीरे से आंखें खोलते कांपते हुए ज़याल को देखा। ऐसे ही तुम खुदा की तरफ से मेरी झोली में गिरी थी, अब चाह कर भी दूर नहीं जा सकती। जाने ज़याल, आखिर में दिल जला देने वाली मुस्कुराहट इसकी जानिब उछाली। जमल का अंदर तक दिल जल कर रह गया। कितना ढीठ था ये इंसान। वोट नहीं लगी थी कि ज़याल के मजबूत आसान में बुरी तरह से जकड़ेगी। वो अब छोड़ने के मूड में हरगिज़ नहीं था। उस बात की गवाही अपने जज्बातों पर जबर करते उसके चेहरे की बढ़ती सुर्खी दे रही थी। जमल को बेख्तियार अपनी जान जाती महसूस हुई। जंगल में फैली इस रात की अंधेरी और इसमें फैली खामोशी में जमल का दिल इतनी ज़ोर से धड़का कि इसकी आवाज़ ज़याल तक को सुनाई दी। ये नाचीज़ आपकी नाराज़गी ख़त्म करना चाहता है, इजाज़त है? हाँ, उसने जब इजाज़त मांगी थी। जिमल की रातें जागते गुजरी थी। इस लफ्ज़ पर अब भी दिल हथेली पर धड़कने रखा था। रात की तारीकी चारों से फैल चुकी थी। आसमान पर भी तारे धुंध की वजह से साफ दिखाई नहीं दे रहे थे। इस जंगल में खड़े लंबे दरख्तों के बीच ये सन्नाटा कब्रिस्तान के सन्नाटों को भी मात दे रहा था। दूर कहीं लोमड़ियों की खौफनाक आवाज़ें दिल को बुरी तरह से लर्जा चुकी थी। लेकिन इन सब से वो तब तक खौफज़दा था जब तक अकेली थी। लेकिन अब वो अकेली नहीं थी। अब उसके साथ वो शख्स था जिसका हाथ पकड़ वो आंखें बंद किए खाई में भी खो सकती थी, जिसके मजबूत असारों से हमेशा इस बेरहम दुनिया से छुपा लेते थे। उसके अल्फाज उसके जीने की ख्वाहिश पैदा कर देते थे जो एक वक्त में वो छोड़ चुकी थी, खुद को ख़त्म करने लगी थी।